अनंत कुमार ऑनलाइन किए। टेक्नो टेक्नो LC8। हम्म, आप लोग को बोला गया था नाम क्लियर लिखने के लिए ना। ये टेक्नो कौन है? कहाँ से आया टेक्निकल? है कुछ भी नाम। जो न्यू जुड़ रहे हैं वो कृपया अपना नाम चेंज कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, सभी कनेक्ट हो रहे हैं। T-Tech 08। ओके। नाम के साथ EC हो गया। इलेक्ट्रिकल टेक्नो LC8। ये टेक्नो के बाद कुछ नाम वाम होता है कुछ? चलो समझ रहे हैं, TEC नंबर LC8। LC के कई फुल फॉर्म होते हैं, कौन सा बताएं? हैं? ठीक है। ओके। तो लगभग सभी कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। और कैसे हैं सभी? मैसेज ही कर पाओगे, अब वॉइस तो आएगी नहीं। हम्म, हाँ, चैट जो करनी है वो दिवाकर पांडे वाले पे ही करनी है, ठीक है ना? हाँ। अरे हम दिखाई नहीं दे रहे भैया, हम साफ दिखाई दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या दिखाई दे? कौन कह रहा है दिखाई नहीं दे रहे? हम्म, ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ना, ये सब रिचार्ज और डिस्चार्ज दोनों हो जाएंगे। जो समझा रहे हैं हमको LC, सीधे से अपना नाम लिखो। इंडक्टर और कैपेसिटर। हाँ भैया, हम बढ़िया हैं। हम ठीक हैं। याद आ रही है हमको भी, बहुत याद आ रही है तुम लोग की, बहुत याद आ रही है। बहुत याद आ रही है। चलो सही है। अच्छा, अभी एंटर हो ही रहे हैं। ओहो। तो कैसी क्लासेस चल रही हैं आप लोग की? सभी बढ़िया ही चल रही होंगी ना? और घर पे पढ़ाई वढ़ाई हो रही है या नहीं? बस इंतजार हो रहा है। सर क्या स्टार्ट होगा? देखो ये अभी पूछ रहे हैं सर स्टार्ट क्या होगा। तो शेड्यूल नहीं देखे क्या जो भेजा गया था व्हाट्सएप पे? कैसे कैसे टेक्निकल स्टूडेंट हो यार तुम लोग? मतलब तुम लोग वो शेड्यूल भी नहीं देख पाते हो कि क्या था क्लास, और कह रहे हो कि क्या बस सो के जगह ही हो का अभी? व्हाइट बोर्ड कहाँ है? भैया पूरा आसमान व्हाइट बोर्ड है पीछे। पूरा आसमान है व्हाइट बोर्ड। देखो व्हाइट बोर्ड पूरा आसमान है, दिख रहा है पीछे देखो, व्हाइट बोर्ड। एक बात बताए स्टूडेंट, देखो हिस्ट्री में जितना कम लिखोगे उतना बेटर है, ठीक है ना? कोशिश करो चीज़ों को याद करने की, है ना? टेक्निकल नहीं है ना सब्जेक्ट। नोट्स जो होंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे ही आपको। लिखने बैठोगे ना, एक किताब लिख दोगे इसके पे, ठीक है? साल भर लिखते ही रहोगे। एक नए राइटर तुम लोग खुद बन जाओगे। मॉडर्न या मिडिवल हिस्ट्री? कौन है भैया? विमल यादव। हाँ भैया, विमल यादव सामने आए जरा। हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? मॉडर्न है।
कैसे कैसे सवाल पूछते हो भाई। हाँ, मॉडर्न से हिस्ट्री शुरू होती है, अच्छा, बहुत बढ़िया। वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अच्छा हाँ, वो हमें लड़कियों वाली आदत नहीं ना यार, उसमें मुंह में लगाने की, क्या करें। अब हम उसको किस तो नहीं कर सकते ना, आप दूर ही रख सकते हैं, क्या बस। कनेक्ट हो रहे हैं लोग, अभी भी ऐड हुई। हाँ कर रहे भाई, कर रहे, ऐड कर रहे हैं। 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, जो ऐड हो रहे हैं वो ऐड हो रहे हैं। लगभग लगभग सब लोग ऐड हो गए हैं। सुल्तान, गुप्ता, YU5530, YU5530, नाम चेंज करो अपना। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जो भी आ रहे होंगे स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट्स देखो, अभी हम बाहर हैं असल में, तो अभी हम बोर्ड की हेल्प नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हाँ, नोट्स के थ्रू हम आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं, बैठने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ ना कुछ होगा। हाँ, एक और चीज़ हिस्ट्री पढ़ते समय ध्यान रखना, सुनने की कैपेसिटी थोड़ी अच्छी रखना, है ना, डिस्ट्रैक्शन ना हो। किसी ऐसी जगह बैठना जहाँ पर बार बार दिमाग इधर उधर ना जाए। क्लियर है? क्योंकि जितना जल्दी सुन लोगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। कई बार हमने वीडियो में देखा है, बहुत सारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई छोटा बच्चा है या कोई फैमिली का है, तो वो इधर उधर दिमाग, बात करना, ये सब सब चालू होता है। तो कृपया ये सब चीज़ें ना करें, तो बेटर रहेगा ना। पहली चीज़। दूसरा, कि जब हिस्ट्री में हम लोग शुरू करेंगे, हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री में 3 पार्ट में पढ़ा जाता है, ठीक है। पहला पार्ट जो होता है वो आपका प्राचीन भारत के इतिहास से, दूसरा अगर हम लोग देखें तो मध्यकालीन, और तीसरा जो है हमारा वो आधुनिक, जिसको हम लोग मॉडर्न कहते हैं, ठीक है। पढ़ना देखो हमें तीनों है ना। बस बात ये आती है कि कौन सा पोर्शन कहाँ पर कम आता है, कहाँ पर ज़्यादा आता है, ठीक है। सर वॉइस स्लो है, वॉइस कुछ ज़्यादा ही स्लो है क्या? हेलो, अब वॉइस आई क्लियर? ठीक है। ये जिनका वॉइस जिनको क्लियर नहीं लग रही है, वो आपको ये लग रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि वॉइस हमें लगता है क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन ये सब जो पूछ रहे हैं ना, बेटा ऐसा है कि जब ऑफलाइन क्लास होगी तो जिनका जो बचा हुआ है वो वहां पर देखा जाएगा। अभी क्योंकि बहुत सारे बैचों में ये सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं या कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, उसके बारे में ध्यान दो, ठीक है। परेशान ना हुआ करो किसी चीज को लेकर, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, एक और चीज बता दें कि हिस्ट्री पढ़ने में या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में
बात नहीं। हेलो, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ जो हम लोग समझते हैं कि ज़रूरी क्या है? तो कोई भी सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं और जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है या हमने अपने ग्रेजुएशन टाइम में पहले नहीं पढ़ा है, तो आपको सबसे पहले उसके विषय वस्तु कह लो या फिर इंडेक्स कह लो, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि हिस्ट्री पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। क्लियर? वीडियो रुक रहा है, वॉइस सर वॉइस इज़ नॉट प्रॉपर कमिंग। यार देखो, वॉइस प्रॉपर क्लियर है। अब 1-2 स्टूडेंट को अगर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप अपना नेटवर्क चेक करिए। बार-बार आप ऐसा मैसेज करते हैं, वॉइस नहीं है, वीडियो नहीं है। हेलो एवरीवन, वीडियो वॉइस क्लियर? देखो अब अपना ध्यान रखिए क्योंकि बार-बार अब हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना? वॉइस और वीडियो, क्योंकि वो है वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है ना? आप अपने नेटवर्क को चेक करिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे इसमें, तो 3 पार्ट में हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं। पहला पार्ट जो है, उसमें हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। कई सारे एग्ज़ामों में क्या होता है कि एक चौथा पार्ट भी कहा गिन जाता है। क्या बोलते हैं उसको? समकालीन भारत। बट समकालीन भारत क्या है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए नहीं रहता है। जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं या आईएएस वगैरह जैसे, तो उसमें समकालीन भारत की बात ज़्यादा की जाती है। जैसे जो रिसेंट की घटनाएँ हैं, रिसेंट की घटनाएँ समझो, जैसे अभी इज़राइल और फ़िलिस्तीन का चल रहा था, तो ये होगा, ठीक है? खाड़ी देश हैं, यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में जो होता है, तो करंट के उसमें वो समकालीन भारत में आ जाता है, ठीक है? हम आपको एक शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन की जो सब्जेक्ट है, वो क्या स्टार्ट करना है? ज़रा आप लोग देखें। स्क्रीन पे आ गया होगा एक फ़ोटो शेयर की है हमने। फ़ोटो दिख रही है सबको? येस या नो? स्क्रीन हमने एक शेयर की है, सबको दिख रहा है? ओके। अब इसमें देखो, सबसे पहले जो है हिस्ट्री में, हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो प्राचीन भारत के इतिहास से करेंगे, ठीक है? फिर बीच में मध्यकालीन आएगा और फिर आधुनिक। देखो, इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक कालक्रम बना रहेगा, जिससे हमें एक हेल्प मिलेगी कि कनेक्ट करने में। हिस्ट्री सबसे बड़ी चीज़ है, कहीं से भी नहीं पढ़ा जाता। हिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका है जिसमें हमको ये ध्यान रखना है कि एक एक कालक्रम जो है, उस व्यवस्थित ढंग से अगर पढ़ते जाओगे, तो सभी को कनेक्ट करने में बहुत आसानी होगी, चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, एक दूसरी बात ये है कि कितना पढ़ना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और अगर कुछ भी पढ़ने लग जाओगे, तो जल्दी खत्म नहीं होगा।
अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ज़्यादा, अगर हम इसमें जेईई के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मॉडर्न है, मिडीवल है, इनके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे ही नहीं, है ना? गिने-चुने तो क्वेश्चन आने हैं 2-4, उसमें भी अगर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो स्क्रीन पर एक शेयर हुआ है, आप इसको देखें। दूसरी चीज़ जो हम शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे, ठीक है? तो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और आपने लिखना चालू कर दिया। अभी लिखना नहीं, केवल सुनना है ध्यान से। ये हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, वहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो बोर्ड की कहानी खत्म हो गई। जो भी मैप होगा, जब तक ऑनलाइन चल रहा है, जो भी मैप होगा, जो भी नोट्स होंगे, वो हम आपको शेयर करते रहेंगे। क्लास के बाद आप इसके नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है? प्रॉपर वे में जो नोट्स हमारे हैं, वही नोट्स आपको शेयर हो रहे हैं, तो अब इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। ये देखिए, जहाँ भी हिस्ट्री आता है, वहाँ पे पूछा जाता है। अब कभी इस तरह से ना पढ़ना कि सर इसमें आता है, उसमें नहीं आता है, ठीक है? हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री है। जब तक किसी एग्ज़ाम में ये ना लिख दिया जाए स्पेसिफिकली कि मॉडर्न या मिडीवल ही आएगा या ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। अगर उन्होंने हिस्ट्री लिखा है, तो मतलब हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फ़ोटो, तो 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहला, अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, अभी आपको केवल ध्यान से सुनना है, ठीक है? सभी को अभी केवल ध्यान से सुनना है बस। और जब क्लास खत्म होगी, तो जो नोट्स शेयर किए गए हैं, वो व्हाट्सएप पे भी शेयर करेंगे, तो उसके नोट्स आप लोग बना लेंगे, ठीक है? ध्यान रखना, पढ़ने से पहले ये आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए, यानी याद हो जाना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो इतिहास में जो स्क्रीन शेयर हुई है अभी आपके पास, ये आपका एक विषय वस्तु है, ठीक है? जो आपको ये दिखा रहा है कि हमको क्या स्टडी करना है। जैसे देखो सभी, सबसे पहले इसमें ऊपर लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, फिर दूसरे नंबर पे लिखा है पाषाण युग, तीसरा लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, चौथा है वैदिक काल, पाँचवां है प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, महाजनपद, फिर मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, मध्य एशिया से भारत का संपर्क, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत का इतिहास। तो लगभग-लगभग 13 हैं, ऊपर-नीचे भी होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले माइंड में आपको ये बनाना है, ध्यान रखिएगा अभी लिखना शुरू नहीं करना है। जो स्टूडेंट लिख रहे हैं या समथिंग वो आप बंद कर दें, ठीक है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, प्रस्तर युग हैं, क्लियर? अब देखो होता क्या है कि आपको एक आइडिया हो गया। आइडिया क्या हो गया? कि असल में हमें प्राचीन इतिहास में क्या-क्या स्टडी करना है। तो आप समझ गए कि भैया हमें पहले स्रोत देखने हैं। स्रोत तो ख़ैर आपका बीच-बीच में आता रहेगा। स्रोत अलग से कोई चैप्टर नहीं है। जैसे-जैसे हम पढ़ते जाएँगे उसमें जो हिस्टोरियन है वो आते रहेंगे, बुक के नाम आते रहेंगे। जैसे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर कौन-कौन से बुक्स थी जिनसे हमें ये सब मिलता है। पाषाण युग में भी आएगा, तो वो साथ में चलता रहेगा। पाषाण युग, सिंधु घाटी, वैदिक काल। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो है तो इम्पोर्टेंट सभी, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो प्रेज़ेंट टाइम में अगर किसी का यूज़ हो रहा होगा, अगर प्रेज़ेंट टाइम में किसी का यूज़ हो रहा है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अब अगर हम प्रेज़ेंट टाइम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इस समय अगर हम धर्म की बात करें, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, शैव धर्म है, भागवत धर्म है और ये जो वैदिक काल वाला पोर्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी, हड़प्पा तो है ही, लेकिन ये जो धर्म वाले पॉइंट्स हैं, जो इस समय चल रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबके यूज़ हो रहे हैं। बौद्ध विहार बने हैं, स्तूप बने हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है जो 5th नंबर का चैप्टर है, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। इसमें आपका महात्मा बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म आ जाएगा, जैन धर्म आ जाएगा, शैव एवं भागवत धर्म आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? वैदिक काल में जाओगे आप लोग तो 16 संस्कार वगैरह, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी आप। इसके बाद अगर हम देखो पढ़ना सब है, इम्पोर्टेंट की हम बात कर रहे हैं। जो
इन सब में इम्पोर्टेंट। इसके बाद जब आप देखोगे ना, तो ये जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। हिंदू धर्म में अगर हम बोले तो जो गुप्त साम्राज्य है, इस समय स्वर्णिम काल का बोला गया है। बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत सारी चीजें की हैं गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये चैप्टर है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग देख लिए होंगे, एक बार फिर से इसको देख लो जल्दी से। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है प्रस्तर युग या पाषाण युग, जिसमें हम लोग तीन कालखंड की बात करेंगे, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, प्राचीन भारतीय दर्शन है, महाजनपद, मगध, मौर्य। चलो आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले कंफ्यूजन क्या होती है स्टूडेंट? कंफ्यूजन ये होती है कि हिस्ट्री के जनक कौन है। तो हिस्ट्री के जनक अगर याद करने का तरीका देखें, तो हिस्ट्री के जनक हमारे कौन है? हेरोडोटस, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, हेरोडोटस। तो याद कैसे करोगे? एच से हिस्ट्री, एच से हिस्ट्री और एच से ही हेरोडोटस। ठीक है, तो एच से हिस्ट्री और एच से ही हेरोडोटस। याद हो गया सभी को? तो इतिहास के जनक जो बोले जाते हैं वो हेरोडोटस। कुछ छोटी छोटी चीजें बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज जनरली इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ ऐसा आइडिया दे दें कि जो पढ़ना क्या है। ठीक है, क्योंकि हम बीच में पढ़ाते रहेंगे फिर दिक्कत होगी, सर आगे क्या पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है। तो उसके लिए आज फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन में। अब देखो, एक लाइन दिख रही होगी नीचे आप सभी को, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत एक ऐसा करके दिख रहा होगा। ठीक है ना? तो प्राचीन भारत और मध्यकालिक भारत और आधुनिक भारत, तो इसमें जब देखो तीन जब बांटा गया है ना, तो इसमें कैसे बोला गया है? एक तो ईसा पूर्व बोला जाता है और दूसरा क्या बोला जाता है? ईस्वी, जो अभी चल रही है। तो हम लोग इसको डिसाइड कैसे करते हैं? तो ईसा मसीह का जो जन्म है उसको हम लोग जीरो से डिनोट कर लेते हैं या वहां से, और उसके पीछे जब हम जाते हैं, ईसा मसीह के जन्म के जब पीछे जाते हैं, तो हम लोग उसको बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कहेंगे। ठीक है, ईसा पूर्व। और जब हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करेंगे, तो हम लोग उसे कहेंगे ईस्वी या एनोडोमनी। सबसे नीचे पेज में लिखा होगा। तो एनोडोमनी जो इस समय चल रहा है, ईस्वी। और इससे पहले की बात करेंगे तो ईसा पूर्व। तो ज्यादातर प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग देखेंगे तो ईसा पूर्व शुरू हो चुका था। तो अब कहाँ से कहाँ तक जो स्टडी किया गया है या जो हिस्टोरियन ने बताया है, तो कई लोग इसको 25 लाख ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, 15 लाख, 5 लाख। तो अब पीछे तो बहुत सारा साल हो सकता है, तो हम लोग जनरली क्या लेंगे, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के ये 8वीं शताब्दी जो है, जो 712, जो कि मुगल आने शुरू हो गए थे, तो उससे पहले तक का जो है, तो हम उसको 8वीं शताब्दी तक लेते हैं, मध्य तक। तो 5 लाख ईसा पूर्व से जो 8वीं शताब्दी तक है, ये हम लोग प्राचीन भारत में कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर जब हम 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, औरंगजेब जो आपका आता है, तो वहां तक की जब हम लोग बात करते हैं उसमें, तो मध्यकालीन भारत, मध्यकालिक भारत जो है उसकी बात हम लोग करते हैं। और 18वीं शताब्दी से जो चल रहा है वो सब आपका आधुनिक भारत में कंसिडर होता है। एक आइडिया मिल जाएगा इस फिगर को देखकर, है ना? नीचे एक हेल्प कर दी है हमने आपको, अगर फोटो में देखोगे आप लोग, तो जो काल हैं उसके साथ हमने कुछ डेट लिखी हुई हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि असल में कितने समय से कितने समय तक हिस्टोरियन ने इसको माना है। देखो, इसमें मतभेद हैं, अब सारे हिस्टोरियन एक साथ नहीं मानते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंसीडर किया गया है वो यही कालखंड है। पाषाण काल है, जो 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना गया। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो 2500 से 1500, इसको कई हिस्टोरियन ने 1750 भी माना है। और 1750 से 1500 के बीच का काल उन्होंने संक्रमण काल माना है। कई हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं। बट जो कंसीडर होता है वो 2500 से 1500। क्यों? क्योंकि 1500 से 1000 और 1000 से 600, अगर हम 1500 ईसा पूर्व से 600 तक देखें तो वैदिक काल कंसीडर होता है। वैदिक काल का ही दूसरा पार्ट उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, तो एक आइडिया मिलता है ये, है ना? तो आई होप कि जो फर्स्ट पेज है उसमें आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो फर्स्ट पेज आपको दिख रहा है वो क्लियर हो गया होगा, यस या नो? फर्स्ट पेज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन।
बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। देखो बीसी का जो मतलब है वो बिफोर क्राइस्ट है। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है कि ईसा मसीह के पहले, ईसा मसीह का जन्म के पहले उसे सचता। तो बिफोर क्राइस्ट जो है वो आपका अ, ईसा मसीह के जन्म के पहले का है। एडी जो है वो उसको एनो डोमनी कहते हैं। एनो डोमनी, ठीक है। एनो डोमनी होता है जो अभी आपका चल रहा है, तो इसमें ईसा मसीह के बाद, जन्म के बाद का होता है, ईसवी जो होता है, तो उसे एनो डोमनी कहते हैं और बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल गया कि हमें जो हिस्ट्री है उसमें हम पहले प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। ये अभी मध्यकालिक नहीं है, ये अभी आपका प्राचीन इतिहास है, एनिसेंट की बात कर रहे हैं। इसमें जो लगभग हमने आपको 13 चैप्टर के बारे में डिस्कस किया वो आपको अब याद हो गया होगा। उसके बाद हमने आपको तीनों कालखंड बताए। एक प्राचीन भारत का इतिहास 5 लाख ईसा पूर्व से कब तक, आपका 8वीं शताब्दी तक। फिर हमने बताया मध्यकालिक 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। बिफोर क्राइस्ट में बढ़ते हुए नहीं लिखते हैं, असल में डेट पीछे से आती है। अब जैसे हम लोग जो डेट शुरू कर रहे हैं वो ईसा मसीह के जन्म के बाद कर रहे हैं। अच्छा, आप अगर नंबर सिस्टम पढ़े होगे, अगर नंबर सिस्टम पढ़ोगे आप जरा उसको ध्यान से देखो, इस पेज को। इसमें जीरो हमने लिखा है, जीरो एक तरफ लिखा है, ठीक है। तो ये असल में माइनस कर सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट समझना है तो माइनस, ठीक है। बढ़ता हुआ नहीं है वो, असल में वो माइनस समझ सकते हो, -4 -3 -2 माइनस, ये वापस आता है। कहने का मतलब कि बिफोर क्राइस्ट डेट बड़ी होगी। तो हमें जब आना होगा, तो क्योंकि हम प्रेजेंट में चल रहे हैं और प्रेजेंट में चल रहे हैं तो ये ईसवी चल रहा है, तो पहले हम वहां से जीरो तक आएंगे, ठीक है। जीरो तक आएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब जब हम जन्म की बात या कोई चीज पढ़ेंगे, तो जैसे हम लोग 2500 ईसा पूर्व कह रहे हैं और हमें आज की डेट में आना है, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, अगर हमें आज की डेट में आना है तो हम 2500 से अब हम 2600 नहीं कहेंगे। क्यों? फिर तो आप और पीछे चलते जाओगे ना, फिर तो आप वही पाषाण युग में ही पहुंच जाओगे बिल्कुल। हम जब इधर की बात करेंगे, आगे की तरफ होंगे, तो हम लोग और घटते क्रम में आएंगे, 2500 से 2400, 2300, 2200, तब तो हम इधर आएंगे ना ईसवी की तरफ। क्लियर हुआ महिमा? ठीक है। तो वो जीरो की तरफ आता है, क्लियर। फिर उसके बाद तो ध्यान रखना कि डेट, जैसे अगर हम कहेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ होगा, अब ये नहीं, जैसे मान लो 500 में, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो 500 में, 500 ईसा पूर्व में हुआ है, तो अब हम कहें उनकी मृत्यु कब हुई, तो अब उनकी मृत्यु 600 नहीं होगी, मतलब आगे नहीं बढ़ेगी, वो वापस आएगा। जैसे 400 में हुआ होगा, 463 में हुआ होगा, मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस क्रम में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ सभी को? तो आइडिया मिल गया होगा। चलो आगे कुछ देखते हैं, एक दूसरा पॉइंट। अब शायद कोई डाउट नहीं होगा इसमें। देखो अभी इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, हम व्हाट्सएप में शेयर करेंगे तब आप नोट्स बना लेंगे। एक दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जरा उसको ध्यान रखना, ध्यान से देखना जरा, सेकेंड स्क्रीन। देखो सेकेंड स्क्रीन शेयर हो गई होगी, शेयर हो गई? यस या नो? हैंड्स अप कुछ भी कर सकते हो। ओके, शेयर हो गई है। क्या स्टूडेंट अभी तक ऐड हो रहे हैं, मतलब क्या सो के जग रहे हो क्या सभी? ये जितने स्टूडेंट अभी ऐड हो रहे हैं ना, आगे से ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग कनेक्ट हो जाया करिए क्लास। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अभी हमने पीछे वाले में अगर स्क्रीन पे बात की होगी तो आपने देखा होगा कि हमने किसकी बात की थी, पाषाण युग, ठीक है। फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, इनकी बात की थी। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ना, तो धर्म की बात होगी। जैसा हमने बोला था आप लोगों से, धर्म की बात मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव एवं भागवत धर्म। यहाँ पर केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आज की क्लास केवल इंट्रोडक्शन की है, ठीक है। तो एक आइडिया दे रहे हैं जिसको ध्यान रखना है आप लोगों को।
अभी कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो अभी केवल एक आइडिया, ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं। इसके नोट्स आपको बना लेने हैं क्लास के बाद, प्रॉपर वे में। कहीं कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, कहीं भी नहीं। प्रॉपर वे में है, इसको बना के नोट्स एक प्रॉपर तैयार कर लेना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक आइडिया कि क्या क्या है और कैसे पढ़ना है, जरा देखना। अब जैसे गौतम बुद्ध हैं, तो गौतम बुद्ध अगर आप लोग देखें तो गौतम बुद्ध ये धर्म वाले पार्ट में आएंगे, जो बौद्ध धर्म है। और फिर जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में डिस्कशन होगा। अब इतना ही नहीं है, एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं। और फिर शैव एवं भागवत धर्म आएगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग वैदिक काल पढ़ लेंगे। तो वैदिक काल के बाद हम लोग इन चीजों की बात करेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है हमने कि गौतम बुद्ध का जन्म क्या है, और मतलब कब हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी। आप देखो डेट। अब ईसा पूर्व अगर आप देखते हो तो 563 ईसा पूर्व में जन्म है, लेकिन मृत्यु कब है? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो घटते क्रम में आएगा, मतलब ईसा पूर्व जब जाएंगे तो डेट बड़ी होगी और वहां से ये घटते क्रम में आएगा। क्लियर है? वैसे ही महावीर स्वामी का जन्म, तो एक आइडिया है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध के जन्म की, कहाँ पर हुआ, लुम्बिनी में कपिलवस्तु के पास। ठीक है। उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, पुत्र कौन था, भाई कौन था, बहुत सारी चीजें। बौद्ध विहार बनाए गए, धर्म कौन से थे इनके, जो संप्रदाय बढ़ गए, इन सब चीजों का डिस्कशन हम आगे करेंगे। अब इसके आगे देखो क्या पढ़ना है। 16 महाजनपद हैं, वो जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे और ये जो धर्म की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर हम आपको एक आइडिया महाजनपद की भी दे देंगे। 16 महाजनपद वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है। वो 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य, कौशल, वत्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो दिखाया नहीं है, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं इसलिए। अब जैसे मगध देखो, मगध बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था उस समय, अगर सभी को पता हो तो। अब कालखंड जरा इसका देखो कि मगध साम्राज्य का कालखंड क्या दिया गया है, 6वीं सदी ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। मतलब ये अभी भी ईसा पूर्व चल रहा है, यानी ईसा मसीह के पहले का ही। तो ये जो पूरा कालखंड है, ये मगध साम्राज्य का है। किसने शासन किया है वो भी हमने आपको ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश की है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो शासन काल आप एक डायरेक्ट आइडिया निकाल सकते हैं देख कर केवल। मतलब बहुत कुछ अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो केवल इसको अगर एक बार निगाह देख लेंगे, सरसरी निगाह से देख लोगे, तो आपको एक आइडिया होगा कि क्या क्या है इसमें वंश। आप देखो इसमें 3 मुख्य वंश दिखाए गए हैं। आपको सबसे पहला आपको दिख रहा होगा हर्यक वंश, ठीक है ना। एक हर्यक वंश दिख रहा है, दूसरा आपका शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो मगध साम्राज्य पर किसने शासन किया? तो 3 मुख्य वंश थे जिन्होंने शासन किया। एक आइडिया मिल गया, देखो बिना कुछ पढ़े हमको एक आइडिया मिल गया कि मगध जो शक्तिशाली साम्राज्य था, उस पर कितने वंशों ने शासन किया। तो मुख्य 3 वंश थे, एक था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, और तीसरा था नंद वंश। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चीजें क्लियर हो रही हैं? हैंड्स अप कर दो, लगे कि आप लोग जगे हैं। ओके। तो 3 वंश हैं जिन्होंने मुख्यतः किया, हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश। अब देखो एक और कोशिश की है कि जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। क्या? अब देखो जरा हर्यक वंश देखो, तो अब इसमें एक कालखंड लिखा हुआ है। अब तुरंत तो याद नहीं होगा स्टूडेंट। अब हमने बताया ना कि एक ही दिन में महल तैयार नहीं होता। तो अब ये मत सोचना कि सर आज ही याद हो जाएगा, नहीं। आपको इसको बार बार याद करना पड़ेगा। हाँ, सबसे बड़ी ये बात है कि आपको एक हेल्प मिल गई कि आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है। इसके नोट्स आप बना लेंगे प्रॉपर, जो भी क्लास चलती जाएगी। तो हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 411 ईसा पूर्व, और ये 412 से 345 शिशुनाग है, और 344 से आपका ये 322 ईसा पूर्व कौन सा? नंद वंश है। शासक देखिए जरा हर्यक वंश में, अगर आप इस फोटो को भी ध्यान रखेंगे ना, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम शासक कौन कौन से उसमें शासन किए। अब बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या याद नहीं होता, सर कौन सा शासक कहाँ पर था, किसमें था। खैर वो तो जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो उस समय आप सबको धीरे धीरे याद होगा। देखो रटना तुरंत नहीं होगा कि हम सोचे कि हम रट लें। जब क्लास चलती रहेगी तो बीच बीच में कहानी के रूप में जब हम लोग करेंगे, पढ़ते जाएंगे, इतने आसान तरीके से कनेक्ट करके कि शासक अपने आप याद हो जाएंगे। तो एक आइडिया देखो जरा, हर एक वंश में कौन से 3 लोग हैं? बिंबिसार हैं, अजात शत्रु हैं और उदयन है।
जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, देखो सबसे लास्ट का मतलब समझना कि जब हम लोग सबसे लास्ट की बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे उदयन देखो, उदयन, तो ये जो उदयन लिखा हुआ है, अब ये लोग उसके अंतिम शासक माने जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट में लिखे हुए हैं वो अंतिम शासक है वहां के। जैसे शिशुनाग वंश के कौन है? कालाशोक है। नंद वंश का कौन है? घनानंद है ना? हर्यक वंश का कौन है? उदयन है। उदयन, शिशुनाग का कालाशोक, और नंद वंश का कौन है? घनानंद। घनानंद के बारे में आप जानते ही हैं, आज चाणक्य सीरियल आता है, देखा होगा सबने। घनानंद बहुत शक्तिशाली साम्राज्य है, मगध समझ लो, नंदवंश, लेकिन फिर भी अ, अगर शासक अच्छा ना हो, एक शक्तिशाली साम्राज्य भी आपका तहस नहस हो सकता है, ये हम लोग जानते हैं। और ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है ना? क्या लिखा है? सर मगध में 600 होगा या 6 होगा? देखिए क्या होगा, एक्चुअल में जो सदी बोला जाता है, दो चीजें होती हैं। हम अगर 600 कहते हैं, जैसे 600 ईस्वी, तो 600 ईस्वी बोल सकते हो, या तो फिर आप क्या कह सकते हो, छठी शताब्दी। स्टूडेंट इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर हमने लिख दिया छठी शताब्दी, तो छठी शताब्दी का मतलब ही होता है, जैसे अगर क्लास हम हमारी किसी ने की हो, तो हमने बहुत अच्छे से रीजनिंग में उनको बताया था, जिनको ये डाउट आ रहा है, अगर आपको याद हो, हमने जब एक एग्जाम्पल दिया था कि इस समय कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, 20वीं सदी चल रही है, या 19वीं सदी चल रही है। तो ये कौन सी सदी चल रही है स्टूडेंट? ये कौन सी सदी चल रही है? 21वीं। 21वीं सदी चल रही है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो वर्ष कौन सा है ये? भाई, हम 21 तो यूज नहीं करते ना, हम तो 2000 यूज करते हैं ना। 2021 मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं 21वीं सदी। तो अब इसमें जैसे हमने छठी सदी बोल दिया या छठी शताब्दी बोल दिया, तो अब इसमें 600 लिखने की जरूरत नहीं है, 600 नहीं लिखना है। अगर हम 600 लिखते तो हम सीधा सीधा लिखते 600 ईसा पूर्व। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखिएगा, 600 या 6 जो मगध का लिखा है, अगर किसी को इसमें डाउट है, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप 600 यूज करते हैं तो आप लिखेंगे 600 ईसा पूर्व, ठीक है? और अगर आप सदी लिखते हैं या शताब्दी लिखते हैं तो आप कहेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व। एनी डाउट? क्या इसमें कोई डाउट है? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या इसमें किसी को डाउट है। अब मगध में जो 600 और 6 लिखा हुआ है, यस या नो? ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा मौर्य साम्राज्य देखो, मौर्य साम्राज्य में भी आपको दिख गया होगा, मौर्य साम्राज्य का कालखंड आपको लिखा हुआ है साथ में। मौर्य साम्राज्य के शासक देख रहे हैं सब लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ और बृहद्रथ। देखो अब इसमें स्टूडेंट आप देखो तो चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता होगा घनानंद को मार करके जब इन्होंने शासन किया था, आचार्य चाणक्य जो गुरु थे इनके, तो चंद्रगुप्त मौर्य से ही मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हुआ। लेकिन जो इसके अंतिम है वो बृहद्रथ, जो अंतिम शासक है वो बृहद्रथ। तो लास्ट में जो लिखा जाता है वो मौर्य के बाद जब हम लोग बात करेंगे तो मौर्योत्तर काल दिख रहा होगा। अब मौर्योत्तर काल में देखो तीन वंश है, शुंग वंश, कण्व वंश, शुंग, शुंग, कण्व और सातवाहन। वेरी इंपॉर्टेंट है, सातवाहन काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है? इसमें शासक के नाम अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें याद हो जाएगा आपको। लेकिन आइडिया देखते हैं, शुंग वंश में दो शासक आपको दिख रहे हैं, एक पुष्यमित्र शुंग, देवहूति। देखो पुष्यमित्र शुंग वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है ना, मैं इसलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देता हूँ पुष्यमित्र शुंग को, कि थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जब वैदिक काल आपका चल रहा था, वैदिक काल जब चल रहा था स्टूडेंट, पीछे अगर हम लोग देखेंगे, जब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो वैदिक काल चला है, तो उसमें वैदिक धर्म के बारे में काफी बातें हुई, ठीक है? और वैदिक काल के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इनकी महत्ता ज्यादा बढ़ गई। बौद्ध धर्म, जो वैदिक चीजें थी उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। किस पे ज्यादा जोर दिया गया? बौद्ध धर्म के ऊपर।
और जो आप देख रहे होंगे, जो मौर्य साम्राज्य है या जो ये मगध वगैरह के हैं, तो इन लोगों के जो शासक हैं, जैसे मौर्य में अगर हम अशोक की बात करें, आपको पता होगा कि इन लोगों ने जो अशोक महान शासक थे, बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया है। तो बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा इन लोगों ने प्रचार किया और अच्छा खासा मतलब साम्राज्य स्थापित हुआ था। वैदिक धर्म को थोड़ा सा इन लोगों ने उतना यूज नहीं किया, इसलिए जो शुंग वंश है, जो पुष्यमित्र शुंग हैं आपके, ये वो शासक हैं जिन्होंने वापस वैदिक धर्म पे ज्यादा जोर दिया है। पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि बीच में वैदिक धर्म की बात उतनी नहीं की गई थी, चाहे वो बुद्ध हो, महात्मा बुद्ध हो या जैन हो या जो भी लोग हुए या जो शासक हुए मौर्य सम्राट के, थोड़ी बहुत बात होती रही, लेकिन जो मेन इसके बाद बात हुई वो पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ से वैदिक चीजों की बातें फिर से शुरू हो गई थी, इन्होंने ज्यादा जोर उस पर दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है पुष्यमित्र शुंग के बारे में, है ना। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे सातवाहन वंश, तो एक आइडिया मिल गया सबको। इस पेज में अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, देखो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया तो एक ब्रीफ आइडिया मिला चैप्टर के बारे में, क्या पढ़ना था। दूसरा हम लोगों ने देखा तो कुछ साम्राज्य वगैरह थे, ठीक है। तो चलो एक पूछते हैं जरा, आप लोग सुनना या अगर मैसेज कर सकते हो तो करना, कोई बात नहीं। सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, कौन से कालखंड की। देखो प्राचीन इतिहास ही चल रहा है, तो अब हमें मध्यकालिक और आधुनिक नहीं बोलना है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम लोग पाषाण युग की बात करेंगे, जो प्रागैतिहासिक काल है। अब सब एक साथ तो नहीं, हम आगे चल के इसको बताएंगे अभी। तो पाषाण युग आएगा, फिर उसके बाद क्या हम लोग बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, फिर हड़प्पा। उसके आगे हम लोग किसकी बात करेंगे, वैदिक काल की बात करेंगे। वैदिक काल के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। धर्म मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, शैव एवं भागवत धर्म। फिर आगे चलकर हम किसकी बात करेंगे, मगध साम्राज्य आएगा, जो 16 महाजनपदों में काफी शक्तिशाली साम्राज्य है। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य की बात होगी, ठीक है। और इसमें काफी बड़े शासक है, जैसे अशोक, महान अशोक, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, अशोक के बारे में। क्योंकि आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अशोक की बनाई हुई हैं, और उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? क्या इतनी चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट इसमें अभी तक? चीजें समझ में आ रही हैं स्टूडेंट? बहुत फास्ट या उस वैसा तो नहीं चल रहा है? ओके, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य हो गया, मौर्यता साम्राज्य हो गया। एक और स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं आपको, ठीक है। एक स्क्रीन और शेयर कर रहे हैं, तो देखिएगा। तो दो हमने आपको कर लिया, इसको थोड़ा सा माइंड में देखो, लिखने के लिए इसलिए नहीं बोला, क्योंकि थोड़ा भी अगर आप ध्यान दोगे ना, याद हो जाएगा। जैसे अगर हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, हमने आपको चैप्टर्स बताए, देखो कालखंड अगर याद रखोगे बहुत आराम से याद हो जाएगा। डेट अभी इतनी जल्दी याद नहीं होंगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे याद हो जाएंगे। लेकिन माइंड में थोड़ा सा, दिमाग में थोड़ा सा सोचोगे केवल। जैसे हमने कहा सर सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, तो हमने सर सबसे पहले हमें पाषाण युग के बारे में बात करनी होगी। फिर जब पाषाण युग में जाएंगे तो वो अलग बात है कि तीन पाषाण युग, पाषाण के तीन कालखंड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नौ पाषाण काल, उसी में ताम्र पाषाण काल आता है। तो आप एक जगह सारा डिस्कशन नहीं होगा, एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं जिससे माइंड बना लो। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, पाषाण युग के बारे में। दूसरा उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिर जैसे उसके आगे कालखंड देखेंगे, देखो डेट चलती आएगी एक साथ। पाषाण काल की जब देखोगे 5 लाख ईसा पूर्व से आपका आएगा, ठीक है, 2500 के पहले तक आएगा। फिर जब 2500 ईसा पूर्व से हम लोग बात करेंगे 1750 ईसा पूर्व तक, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आएगी। फिर जैसे ही हम लोग 1750 ईसा पूर्व या 1500 से पीछे की तरफ और इधर आएंगे 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है, तो वो वैदिक काल आ जाएगा आपका। जैसे ही 600, देखो हमने 600 ईस्वी में अगर आपको याद हो तो हमने लिखा है छठी शताब्दी या 600 ईसा पूर्व। कौन सा साम्राज्य शुरू हो गया, मगध साम्राज्य शुरू हो गया। तो एक कालखंड चलता चला आ रहा है। तो मगध साम्राज्य जब बात करेंगे तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से 322 के आसपास तक चला है। मगध साम्राज्य में आपने देखा कि किन किन ने शासन किया, ठीक है ना, क्लियर है सभी को? तो मगध साम्राज्य में याद हुआ कौन से मुख्य वंश थे,
हैंड्स अप कर दो अगर क्लियर हो सभी। अब लिखते तो नहीं रहोगे। मगध साम्राज्य में 3 वंश। मगध साम्राज्य के 3 वंश। हम्म। हर्यक और शिशुनाग। शुंग कहाँ से आ गया? शुंग किसने लिखा? मगध में शुंग कहाँ से आ गया? मतलब तुम इतने बड़े शासक घनानंद को नहीं याद कर पा रहे हो। आचार्य चाणक्य का तुम्हारा सीरियल आता है। मतलब कभी कभी दिया बाती हटके भी देख लो। हैं, कुछ जरूरी चीजें भी देख लिया करो। इतना बड़ा सीरियल था आचार्य चाणक्य का है, चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद। नंद वंश जो चला है, इसी से याद कर लो। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, 3 मुख्य वंश हैं। और अंत कैसे होगा? जब नंद वंश का शासक जब मरेगा घनानंद, जब घनानंद को मारेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ से शुरू होगा आपका मौर्य साम्राज्य। मतलब देखो होता क्या है ना, किसी भी साम्राज्य में चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अब देखो मगध बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, आपको हम बताएं जब हम लोग पढ़ेंगे, तो अपने समय का मगध साम्राज्य बहुत शक्तिशाली साम्राज्य में आता था। ठीक है, फिर भी उसका भी विनाश हुआ, वो भी नष्ट हुआ। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुछ शासक ऐसे होते हैं जो बहुत शक्तिशाली, ताकतवर, बुद्धिमान, कौशल युक्त होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उसी साम्राज्य में, जो मतलब कह लो भोग विलास में डूबे रहते हैं, जनता पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनकी पावर पीछे से मिली हुई है। देखो होता क्या है, अगर आपने मेहनत नहीं की है, आपको कोई चीज़ विरासत में मिली हुई है, तो आप उसकी कीमत नहीं समझेंगे। इसका सीधा सा एग्जांपल बाबा का ढाबा, समझते हो? सब लोग जान रहे होंगे बाबा का ढाबा। अगर आपने मेहनत नहीं की है, आपको ऐसे कुछ मिला है, तो आप उसको रख नहीं पाएँगे। इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। अभी हम आपको 1 करोड़ रुपया दे देंगे, तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा कि खर्च कैसे करें। आप सोचोगे सर 1 करोड़ मिल जाए। कुछ तो कहेंगे सर मुझे पता है। जब पैसा आना भी और उसको सँभालना भी बहुत बड़ी चीज़ें होती है। जब हमें कोई चीज़ विरासत में अचानक से मिल जाती है ना, तो हम उसकी कीमत नहीं समझते। ठीक है? जिसने उसको मेहनत से पाया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत तपस्या की है, बहुत संघर्ष किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है? तब जाके उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन उसके आगे आने वाले जो शासक हैं, मौर्य साम्राज्य में, अशोक भी अच्छे खासे हैं, लेकिन लास्ट में जब देखोगे ना बृहदत्त वगैरह जो आएँगे, ये लोग उतने बहुत शक्तिशाली नहीं रह गए हैं। तो ये लोग थोड़ा-सा मतलब जैसे डरपोक टाइप के, समझ डरपोक तो नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा-सा ध्यान ना देना चीज़ों को, तो चला आ रहा है बस मेरे पास तो है, उसी पर उसको पॉलिश ना करना, इससे वो खत्म होने लगेंगे। कोई दूसरा शासक आएगा और उनको मार करके एक नए वंश की स्थापना कर देगा। तो ये इस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो मगध आया, फिर मौर्य साम्राज्य आया, मौर्योत्तर काल आएगा। मौर्य के बाद, मौर्योत्तर के बाद कौन-सा काल आएगा? एनीवन अगर किसी को पता हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं। मौर्योत्तर के बाद कौन-सा आएगा? हेलो? नहीं जानते सर, बता दीजिए बाबा का ढाबा के बारे में। ओह! अनंत कुमार। हुँ, अब तुमको बाबा का ढाबा 1 करोड़ भी माँग रहे हैं। देखो, हाँ, दे रहे हैं तुमको 1 करोड़। बाबा का ढाबा अब देखो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें थी, देखो गड़बड़ हुआ। उनको पैसा मिला लगभग 45 लाख से ऊपर आ चुका था, लेकिन उन्होंने रेस्टोरेंट खोला। अब रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट बंद हो गया। देखो अचानक से जब पैसा आता है ना, तो दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है? और अब पता चला था कुछ दिन पहले कि वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है ना? देखो बेटा, संगम काल जो लोग लिख रहे हैं, संगम काल हम लोग तब बात करेंगे जब हम लोग दक्षिण भारत की बात करेंगे, ठीक है ना? कई सारे कालखंड एक साथ चलते हैं, ठीक है? तो इसका मौर्य जो हैं, संगम काल की जब हम बात करेंगे, देखो बीच में संगम काल इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कालखंड थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमने आपको बताया ना कि हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री को पढ़ते समय ध्यान रखा जाता है कि कालखंड ब्रेक ना हो। साथ में कई सारी चीज़ें चल रही होती है, एक के साथ दूसरा कालखंड भी चल रहा होता है, लेकिन संगम काल हम इस समय बीच में नहीं पढ़ाएँगे। संगम काल तब आपको बताएँगे जब दक्षिण भारत वगैरह का डिस्कशन होगा, तब हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है? तो हम लोग
मुख्यतः देखो बीच बीच में कई सारी चीजें हमने नहीं लिखी हैं। मौर्योत्तर काल के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आपका गुप्त साम्राज्य। बीच में है चीजें। गुप्त साम्राज्य की हम मुख्यतः बात करेंगे, यहाँ पर हम डिस्कशन होगा। हमने ज्यादातर कोशिश की है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। जब क्लासेज स्टार्ट होंगी, क्लासेस तो स्टार्ट हैं, जब चैप्टर से स्टार्ट होंगे तो उस दौरान बीच बीच में जो भी आता रहेगा वो हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि सारा चीज हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते। हम इस समय वो बताएंगे जिससे आपको एक थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो जाए कि क्या कैसे चल रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट है मौर्योत्तर काल के बाद, जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें गुप्त साम्राज्य आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य। अब इसमें देखो शासक के नाम देखना, इसमें चंद्रगुप्त का भी नाम आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मौर्य साम्राज्य। अब देखो इसमें श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है, कुमार गुप्त है। तो ये लोग हैं, कुमार गुप्त है, स्कंदगुप्त है, विष्णुगुप्त है। तो एक ब्रीफ आइडिया आपको ले लेना है इनके बारे में कि ये जो शासक हैं। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त का मतलब केवल मौर्य साम्राज्य नहीं है ना। यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम भी है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी बोला गया है, ठीक है। कुमार गुप्त काफी इंपॉर्टेंट है ना। समुद्रगुप्त भी इंपॉर्टेंट है, बीच में हम लोग बात करेंगे उसकी। अब जरा इनका शासन काल देख लो, जरा आइडिया ले लें। बस हम एक बात कर रहे हैं, जो श्रीगुप्त का, जो इसके संस्थापक हैं श्रीगुप्त। अब देखिए वो 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व, ठीक है ना। ये आपका ये गुप्त साम्राज्य चल रहा है। और जो लास्ट है विष्णुगुप्त, अंतिम शासक, क्योंकि यहाँ से फिर चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, फिर इसके बाद गुप्तोत्तर काल चालू हो जाएगा। देखो अब गुप्तोत्तर काल जब न देखोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे कई सारे वंश देखने को मिलेंगे गुप्तोत्तर काल में। गुप्त साम्राज्य के बाद जैसे वल्लभी में उसी समय मैत्रक वंश चल रहा है। पंजाब में हुड़ों का शासन जो रशिया की तरफ से आए, ठीक है। कन्नौज में मौखरी वंश चल रहा था। मालवा जो एमपी में है वो यशोवर्धन काल चल रहा है। तो कई सारी चीजें चल रही हैं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो कालखंड ब्रेक मत करना, सबसे बड़ी बात, ठीक है। एक आइडिया रखना जिससे कालखंड हमको याद होते चले, और उसी क्रम में पढ़ना। साथ में जो समकालीन को चल रहा होगा उसके बीच में अगर, तो वो भी उसी समय डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत ये होती है ना हिस्ट्री को कनेक्ट करना। देखो स्टूडेंट को क्या दिक्कत होती है, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं। यहाँ से आपकी प्रॉब्लम होती है, डाउट शुरू होते हैं, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते कि असल में हम पढ़े क्या। आप वहां पढ़ते हैं, वहां पे एक दूसरा टॉपिक आता है, आप उसी को तुरंत शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको एक वंश को खत्म करना है, उससे कनेक्ट दूसरा वंश जो होगा उसको खत्म करना है। फिर उसके बाद अगर कहीं कुछ और चल रहा है तब हमें उसको स्टडी करना होगा। ध्यान रखना। वर्धन राजवंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्धन राजवंश देखो, पुष्य और राजवर्धन, हर्षवर्धन, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ से बात करें, वर्धन वाले में अगर हम लोग बात करें तो हर्षवर्धन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक ब्रीफ आइडिया हमने आपको दिया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में। क्लियर स्टूडेंट्स सभी? अब इसका मतलब ये नहीं कि अरे घटोत्कच भीम का पुत्र नहीं, अरे भाई भीम कहाँ से आ गए इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतना ही नहीं है, एक आइडिया दिया था आपको हमने, देखो चैप्टर पहले बता दिया था, अगर आपने बीच में देखा होगा शुरुआत में। तब वहां पर आपके चैप्टर्स में क्या थे, महाजनपद भी हैं, है ना। वहाँ पे 16 संस्कार भी पढ़ने हैं, महायज्ञ भी पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। एशिया में जो आगमन हुआ है आर्यों का वो भी पढ़ना है। दक्षिण एशिया से संपर्क भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं। अब सारी चीजें एक साथ नहीं होती, ठीक है ना। क्या लिखा है अभिषेक गुप्ता सर? पेज का एक बार और बता दीजिए, कौन सा पेज बेटा बताओ अभिषेक, कौन सा पेज? देखो गुप्त साम्राज्य को अभी तो कुछ ज्यादा डिस्कशन ही नहीं किया ना। आज तो हम ज्यादा डिस्कशन कहाँ कर रहे हैं, आपको आज केवल हम एक विषय वस्तु बता रहे हैं, विषय सूची पढ़ने के लिए, ताकि ये एक आइडिया रहे कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। अभी आज तो हम कुछ ज्यादा डिस्कशन ही नहीं कर रहे। जो हमारा डिस्कशन होगा वो पाषाण युग से शुरू होगा, ठीक है ना। अभी हम केवल एक आइडिया दे रहे हैं आपको। तो इसमें जो मौर्योत्तर काल है उसके बाद गुप्त साम्राज्य का मेन, इसके बीच में भी चीजें हैं, लेकिन गुप्त साम्राज्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें आपको देखिए जो संस्थापक, देखो जो सबसे पहला नाम होता है वो संस्थापक के लिए होता है।
जो लास्ट नाम हमने लिखा है वो आपका अंतिम शासक है। तो जो हमने नोट्स बनाए हैं इसको ध्यान रखने के लिए बस इतना समझ लो। जो पहला नाम है वो संस्थापक है, जो लास्ट है वो अंतिम शासक है। तो जैसे संस्थापक है गुप्त साम्राज्य के वो श्रीगुप्त है, और जो अंतिम शासक है वो विष्णुगुप्त है। इसी के बाद गुप्तोत्तर काल जब चालू होता है गुप्त साम्राज्य के उसमें ही, तो इसमें कई सारे वंश आएंगे। जैसे मैं वंश दिख रहा होगा, वल्लभी गुजरात में है, पंजाब का शासन है, कन्नौज में मौखरी वंश है, मालवा मध्य भारत फिर हर्ष। तो ये एक ब्रीफ आइडिया जो हमने आपको दिया, ठीक है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि आप लोग को एक आइडिया हो गया अपने सब्जेक्ट के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में क्या एक ब्रीफ आइडिया। अभी हमने ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया, परेशान नहीं होना। एक दिन में महल नहीं बनता, एक दिन में घर नहीं बनता। किसी भी घर को बनाना है तो नींव बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसके ईंट गिट्टी सब इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करोगे, धीरे धीरे चीज चलेंगे। लेकिन पहले पता तो हो घर बनता कैसे है। घर बनाना है, शुरू हो गए। हम रेत में जाके घर बनाएंगे, तो रेत में जाके घर बनाएंगे तो किससे बनाएंगे ये पता होना चाहिए, है ना। कुछ भी जाके नहीं बना देंगे। तो सबसे पहला आइडिया कि हम लोगों ने एक ब्रीफ आइडिया देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ना था, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर हम देखें तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं, सुनना केवल ध्यान से, लिखने की कोशिश मत करना। कुछ चैप्टर तो याद हो ही जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखो इतिहास स्रोत की बात हम नहीं कर रहे, वो बीच बीच में आता रहेगा। सबसे हम लोग जो बात करेंगे वो हम पहले बता देते हैं, सुनना हमको ध्यान से, याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पाषाण युग की बात करेंगे, ठीक है। पाषाण युग, पाषाण युग में जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद क्या आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता आएगी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आएगा। फिर क्या डिस्कशन करेंगे हम लोग, उसके बाद वैदिक काल की बात करेंगे। वैदिक काल दो पार्टों में डिस्कशन होगा। एक होगा जो स्टार्ट हुआ था, जो ऋग्वैदिक काल होगा, ऋग्वेद के समय का। एक दूसरा काल होगा जो आपका उत्तर वैदिक काल है। अच्छा एक और चीज, हिस्ट्री में जब भी ना उत्तर लिख कर आए, जैसे नौ पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। और वैदिक काल को हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल आएगा। तो उत्तर वैदिक काल का मतलब बाद का मतलब कि जो आगे अभी का समझिए। जैसे ऋग्वैदिक काल पहले है, पहले ऋग्वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल का मतलब कि उसके बाद का है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंटों ने एक चीज पढ़ा होगा, सुंदरकांड या रामायण पढ़ी होगी। रामायण पढ़ी है ना? रामायण नहीं पढ़ी, चलो जिसने नहीं पढ़ी बहुत बढ़िया। जब धर्म पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे तुमको, हैं। नहीं पढ़े हो तो जब धर्म पढ़ेंगे ना हम लोग, बौद्ध धर्म वगैरह, फिर उसके बाद जब हिंदू धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म जो आएगा, तो महाभारत रामायण। अब रामायण ना पढ़ाएंगे, फिर रामचरितमानस शुरू कर देंगे, ठीक है। उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन उसमें, जब आप लोग कुछ लोग को आइडिया होगा, उसमें सुंदर कांड है, फिर उत्तर कांड है। उत्तर कांड के बारे में आप अगर कुछ लोग जानते होंगे, तो जैसे शुरुआत में देखोगे ना तो बाल कांड आएगा, फिर बहुत सारे आएंगे, किष्किंधा कांड आएगा, फिर उसमें आपका आएगा, है ना, सुंदर कांड आएगा, उत्तर कांड आएगा बाद में। तो जब उत्तर की बात होती है ना, तो वो असल में बाद की बात होती है, यानी कि जो प्रेजेंट में चल रहा होगा उसके बाद का। तो वैदिक काल में दो है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पुराना कौन होगा? ऋग्वैदिक काल पुराना होगा, ठीक है। वैदिक काल में नया कौन होगा? उत्तर वैदिक काल होगा। उत्तर मतलब बाद का। फिर जब हम लोग वैदिक काल के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखो याद होता जा रहा होगा माइंड में, ध्यान से सुन रहे हो सब लोग? हाँ सर्वर हिला दो थोड़ा, हाँ देख रहे सर्वर हिलाते रहो, हाँ ठीक है। तो वैदिक काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव एवं भागवत धर्म। आइडिया मिल गया, ठीक है। धर्म के बारे में यहाँ पर जब होगा तो कुछ कोशिश करेंगे, जहाँ पर 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार के बारे में जानते होंगे। आज का हिंदू धर्म तो ऐसा हो गया है कि संस्कार है ना जानते होंगे। 16 संस्कार किसको पता है? सर हमको तो कुछ पता ही नहीं है सर। 16 संस्कार छोड़िए, हमको तो एक है श्रृंगार। श्रृंगार पता है सर, लड़कियों से पूछ लीजिए बस, वो सारे श्रृंगार बता देंगी कौन से हैं। तो एक वही बात है ना कि मैं किसके लिए सजूं जब मेरा पिया ही अंधा है। तो अब 16 संस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो अंतिम संस्कार होता है वो होता है अंत्योष्टि संस्कार। अंतिम संस्कार सुने हो ना? हाँ सर, अंतिम संस्कार सुने हैं। सुने हो ना अंतिम संस्कार? वही है 16 संस्कार का अंतिम संस्कार, जिसको 16वां संस्कार बोलते हैं। इसके पहले 15 संस्कार और है। तो सबसे लास्ट संस्कार वो जानते हैं सर हम,
बाकी बीच में जीने का कुछ नहीं जानते। जीते कैसे हैं ये नहीं पता, हम मरते हैं, अंत्येष्टि वो पता है कि अंतिम संस्कार बस ये मालूम। तो बीच में बहुत सारे संस्कार आएँगे, उपनयन संस्कार आएगा, ठीक है? जब गृह त्याग होता है तो उस समय का संस्कार होता है ना? मुंडन होता है तो उस समय का संस्कार होता है। चलो कुछ चीज़ें हम बताएँगे बीच में। तो जब वैदिक काल बताएँगे और जब बौद्ध धर्म का, तो इसके बीच में हम आपको बता देंगे 16 संस्कार के बारे में। यज्ञ हैं, वैदिक काल जब चलेगा तो उसमें यज्ञ हुए हैं, ठीक है? 8 मेन यज्ञ हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर आगे बढ़ोगे ना तो 16 महाजनपद जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मगध, कोसल, वत्स, है ना? ये सब आएँगे, कुरु, पांचाल, ये सब हैं बहुत इंपॉर्टेंट आएँगे। तो वज्जी, ये सब की बात करेंगे हम लोग। जनपद जब हो जाएगा तो उसी जनपद में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका मगध का। मगध 16 जनपदों में आएगा। फिर मगध में देखो, मगध पढ़ेंगे तो मगध में ही हम लोग वंश के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक, ठीक है? शिशुनाग, और कौन-सा पढ़ेंगे हम लोग? नंदवंश। फिर इसके बाद आगे चल कर के हम लोग मौर्य के बारे में बात करेंगे, फिर मौर्योत्तर काल की बात होगी, फिर हम लोग गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे, गुप्तोत्तर काल होगा, ठीक है? बीच में जो आएँगे, और फिर उसके बाद जब लास्ट में हम लोग देखेंगे तो देखो बहुत सारे वंश हैं जो हमने नहीं लिखा है। पल्लव वंश है ना? कुषाण है, ठीक है? और शशांक के शासक हुए हैं उस समय। ये लोग हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमने आपको यहाँ पे दिया है, सब एक साथ नहीं दे सकते। और दक्षिण भारत में बहुत सारा है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, वहाँ पर बहुत सारे आएँगे। तो ब्रीफ आइडिया मिल गया सबको प्राचीन इतिहास के बारे में? क्लियर है सबको? यस या नो? सर हिलाओ, सर हिलाओ सभी लोग। हाँ, ठीक है, मुस्कुराओ थोड़ा, मुस्कुराओ भाई। ले, मंद-मंद मुस्कान किसके लिए पता नहीं सर, होगा कोई कहीं खोया हुआ, हम तो घर में खोए हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए, ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम थोड़ा-सा 5-10 मिनट एक और चीज़ डिस्कशन कर देते हैं। देखो व्हाट्सएप पे हम शेयर करेंगे, ठीक है? तो जब हम क्लास ले रहे हों हिस्ट्री के लिए, तो आप उस समय कोशिश करिए पेन कॉपी चलाने की ज़रूरत नहीं है, है ना? प्रॉपर नोट्स हम आपको शेयर देखो एक फ़ायदा तुम लोग का हो गया है। अगर कोई ये सोच रहा है कि सर बोर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। बताओ क्यों? क्योंकि नोट्स मिल जाएँगे। अगर बोर्ड होता ना तो नोट्स ना मिल पाते। तो कोई जब तक ऑनलाइन चल रहा है, तब तक बहुत हेल्प हो जाएगी क्योंकि हम नोट्स शेयर करेंगे। और जैसे ही ऑफलाइन आएगा तो फिर बोर्ड मिलेगा। तो तुम लोग की मेहनत बच जाएगी अभी ऑनलाइन में। क्यों? क्योंकि जितने हमारे नोट्स हैं वो हमारे नोट्स ही शेयर होंगे, प्रॉपर सीक्वेंस के। तुमको बनाना नहीं है, केवल लिखना है बस। तो व्हाट्सएप में जो हम शेयर करेंगे उसके नोट्स बनाना है। क्लियर है? क्लास के बाद एक कॉपी बना लो, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में हम शेयर करते जाएँगे, आप उसके नोट्स बनाते जाएँगे। तो आज का काम आज ही हो जाना चाहिए। ठीक है? चलो अब हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में जो है एक और हम शेयर कर देते हैं इसकी, एक और कर देते हैं क्योंकि ये तो केवल इंट्रोडक्शन था। अ, भैया व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में ऐड है, ठीक है ना? पर्सनल नंबर हम नहीं देंगे किसी को, हैं जी? सर आपकी बहुत याद आ रही है सर, सर भूल ही नहीं पा रहे हैं सर। अरे भैया ऐसे-ऐसे मैसेज आते हैं, हम क्या बताएँ, हम तो बोल ही नहीं रहे। सर पूछिए मत सर, तो आप जाने ही दो। पर्सनल नंबर ग्रुप में नंबर है, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा हम शेयर करते हैं आपको एक और स्क्रीन जिसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अ, अच्छा हाँ, एक और चीज़, देखिए जब आप कोई मैसेज करते हैं हमको व्हाट्सएप में, वह मैसेज करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा पर्सनल मैसेज नहीं होंगे। हम आपको बता दे रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम रिप्लाई नहीं देंगे, ठीक है? पर्सनल मैसेज मत, हम सभी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पर्सनल मैसेज नहीं करना। हाँ, स्टडी से रिलेटेड कुछ हो, कोई डाउट हो, कोई आपको सलाह चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के, उसमें आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? पर्सनल मैसेज बिल्कुल मत करना, ठीक है? चलो हम एक स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे, उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। हुँ, यहाँ पर हाँ, ज़रा ये स्क्रीन पे देखो, एक चीज़ आपको दिख रही होगी, एक पेज दिख रहा होगा।
स्क्रीन शेयर हो गई है? दिख रहा है सभी को? स्क्रीन शेयर हो गई है स्टूडेंट? ओके। अच्छा देखिए ज़रा स्क्रीन में आपको ये स्टार्टिंग का जो है, अब हम ये बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, केवल एक आइडिया दे देते हैं। देखो सबसे पहले क्या था, जब इतिहास की बात करते हैं ना हम लोग, तो इसको 3 कालखंड में बाँटा गया है। एक जो प्राचीन है और मध्यकालीन है और जो आपका अ, आधुनिक है, ये तो है ही। लेकिन मुख्यतः 3 खंड जब हम लोग बात करते हैं, तो उसमें एक आता है प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। असल में जो हम लोग प्राचीन भारत, ये जो शासक वगैरह है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में ये स्टडी होता है। क्योंकि अगर ध्यान दोगे ना, जो मगध साम्राज्य है, जो मगध साम्राज्य वगैरह है, वैदिक काल वगैरह है, ये जो वैदिक काल वगैरह है, सब ऐतिहासिक काल में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता तक हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं और प्रागैतिहासिक काल आपका पाषाण काल वाला चलता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 3 मेन कालखंड बताए गए हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल जो पाषाण काल का चलता है, आद्य ऐतिहासिक जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला है, और जो ऐतिहासिक काल है, यहाँ पर आएगा आपका वैदिक काल। फिर वैदिक काल से लेकर के जितना सब कुछ है, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये सारा ऐतिहासिक काल में आएगा। फिर मध्यकालीन भारत और ये आपका जो आएगा, ये सब ऐतिहासिक काल में है। ठीक है स्टूडेंट? तो इसके बारे में हम लोग आपको डिस्कशन करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होगी तो नहीं होगा, थोड़ा सा आप ध्यान देना। 3 कालखंड हमने बताए। पहला कौन सा बताया? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कौन सा बताया? आद्य ऐतिहासिक। तीसरा कौन सा बताया? ऐतिहासिक। देखो सब चीज़ एक साथ डिस्कस नहीं की थी, इसलिए ताकि दिक्कत ना हो। कई लोग कहेंगे सर प्राचीन भारत में आप बता रहे थे उतना सब कुछ। देखो प्राचीन भारत तो है ही, मध्यकालीन से पहले तो सब प्राचीन ही है। लेकिन अब उस प्राचीन को भी कुछ चीज़ों में किया गया है। पाषाण युग अलग रखा गया है उसमें, है ना? तो पाषाण युग का जो युग है, वो प्रागैतिहासिक बोला जाता है। जो आद्य ऐतिहासिक है, उसको सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। और ऐतिहासिक काल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऐतिहासिक काल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वैदिक काल से लेकर मुगल कालीन तक का बीच का सब कुछ उसमें आएगा। मतलब वैदिक काल से लेकर के हमारा जितना सब पढ़ रहे थे हम लोग, दक्षिण भारत के इतिहास तक के जो भी है, ये सब आपका ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन भी आएगा, मतलब मुगल कालीन भी आएगा। पहले आपका कहाँ तक आएगा? जो दक्षिण भारत के इतिहास तक आएगा, फिर मुगल कालीन वगैरह आएगा, फिर आपका आधुनिक इतिहास, ये सब ऐतिहासिक काल में चलेगा। अब डिफरेंस समझो कि इसको क्यों अलग किया गया। हम जब प्राचीन भारत या समथिंग है तो इसको अलग करने की जरूरत क्या पड़ी? हुआ क्या कि जो हमारे हिस्टोरियन थे, जो भी लोग थे हिस्टोरियन, बहुत सारे हैं, तो 3 कालखंड इन्होंने जब बताया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तो किस बिहाफ पर रखा इसको? सबसे पहला अगर देखें प्रागैतिहासिक, तो यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। मतलब कुछ लिखा ही नहीं गया, कुछ मिला ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये आदि मानव समझ सकते हैं, खाना बदोश टाइप के लोग थे। खाना बदोश मतलब ऐसे ही नंगे घूमते थे, कुछ ज्ञान ही नहीं था, जानवरों की तरह रहते थे। तो जब कुछ ज्ञान ही नहीं है इनको, ऐसे ही घूम रहे हैं, तो ये लिखेंगे क्या? इनको कुछ पता ही नहीं था। जब कुछ लिखा ही नहीं गया, तो हम पढ़ेंगे क्या? तो प्रागैतिहासिक काल वो कालखंड है जिसमें कुछ लिखा ही नहीं गया, और जब लिखा ही नहीं गया तो कुछ पढ़ा ही नहीं गया। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि मैं किसके लिए सजूं जब मेरा पिया ही अंधा है, दिया था ना एग्जांपल। अरे जब कुछ लिखे ही नहीं तो हम पढ़ेंगे क्या? तो इससे कोई वो चीज पता ही नहीं चली। हाँ, पता कैसे चला? अवशेष देख करके। अवशेष जो पुराने थे, पत्थर के औजार मिले, है ना? पत्थरों के बड़े-बड़े कुछ बना रखे थे इन लोगों ने, उससे मिला। कुछ चित्रकारी कर रखी थी, तो उस चीज़ों से, पर चित्रकारी भी उतना उसमें डेवलप नहीं था, वो मध्य पाषाण काल में आएगा। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, ये पहले का है, तो इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल जब नोट शेयर करेंगे तो उसमें होगा। ठीक है व्हाट्सएप। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं गया, अब हम एक साथ नहीं डिस्कस करें, जितना बोल रहे हैं सुनते जाना, तुरंत याद होगा। ठीक है?
प्रागैतिहासिक काल में कुछ लिखा नहीं गया, तो हम पढ़ नहीं पाए। जो आद्य ऐतिहासिक काल है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें लिखा तो गया है, लेकिन पढ़ा नहीं गया। क्या मतलब हुआ? भई प्रागैतिहासिक काल में लिखा ही नहीं गया, तो हम पढ़ ही नहीं सकते थे, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में कौन आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा तो गया है, लिपि हैं, लिखे गए हैं, चित्रकारी की गई है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। आज तक नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि उनकी लिपि समझ में ही नहीं आ रही। उन्होंने कुछ भी बना दिया है, उसको समझ ही नहीं पा रहा कोई कि क्या है, रिसर्च चल रहा है। तो आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें लिखा गया है लेकिन वो पढ़ा नहीं गया। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर समझते हो सभी? डॉक्टर साहब पर्चा एक लिख के देंगे, कहेंगे पढ़ो, कौन पढ़ेगा? जो उन्हीं के हैं, अब वो भी कहो। तो अब वही चीज़ हो गई कि डॉक्टर ये एक बस एक आगे का लिख देगा ए और ये राइटिंग, मेडिकल वाले पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है उसमें? उसमें क्या लिखा जाता है जिससे आप लोग ना पढ़ पाएँ? कस्टमर क्यों ना पढ़ पाए? कुछ आइडिया है क्यों ऐसा लिखते हैं डॉक्टर? और दुकान वाला ही क्यों पढ़ लेता है? डॉक्टर कहता है अभी तो हमने लूट लिया है, अब बस तुम्हारी बारी है। तो जो जो हमने आपको दिया बस आप ही पढ़ो। डॉक्टर ने तो लूट लिया। अब भैया देखो दिल पे ना लेना कोई, अगर किसी के घर में डॉक्टर वगैरह हो तो, ये जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है ना? कोई दिल पे ले लें सर, आप ऐसा बोल रहे हैं सर, ये वो सब। कहने का मतलब ये है कि वो जो राइटिंग होती है वो समझ नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल में लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा ही नहीं गया। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ये है वो मेन काल जिसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो जो साक्ष्य मिलेंगे, जो स्रोत मिलेंगे, मेन वो आपके ऐतिहासिक काल में मिलने शुरू हो जाएंगे। किताबें लिखी गई हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं बड़े-बड़े, जिससे हमको पूरा ज्ञान होगा। वो सब ऐतिहासिक काल के ग्रंथ हैं, जिसमें लिखा भी गया है, उसको हमने पढ़ा भी है। तो इसलिए 3 कालखंड को अलग करना पड़ा, क्योंकि हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ तो रहे थे, लेकिन अलग क्यों करना पड़ा? साक्ष्यों के आधार पर। तो पहले क्या किया कि जो लिखित साक्ष्य नहीं अवेलेबल थे, अवशेषों के आधार पे जो किया गया, जो पढ़ नहीं पा रहे थे, लिखित भी नहीं थे, उसको प्रागैतिहासिक में डाल दिया गया। प्रागैतिहासिक जो पाषाण काल का चला, जो लिखा तो गया था लिपि, लेकिन वो हम पढ़ नहीं पाए। हम लिपि की बात करेंगे जब बात करेंगे कि कौन सी ऐसी लिपि थी, है ना? ब्राह्मी लिपि है, कई सारी लिपि है, खरोष्ठी की लिपि है। तो वो लिपि वगैरह जो आई हैं आगे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हैं, वो लिखी गई हैं लेकिन पढ़ी नहीं गई हैं। ऐतिहासिक काल, जो आपका वैदिक काल से शुरू हो जाएगा और आज तक जो आपका चल रहा है पूरा, इसमें लिखे भी गए हैं, पढ़े भी गए हैं। तो एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये अब चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ से अब चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है? तो एक सबसे बेसिक आइडिया हमने बताया है कि इतिहास को 3 कालखंड में बाँटा गया है। देखो नोट्स के लिए परेशान मत होना, हम शेयर कर देंगे, ठीक है? तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुनना। 3 कालखंड हम फिर से रिपीट कर रहे हैं जल्दी से और फिर उसके बाद 3 कालखंड, पहला कौन-सा? प्रागैतिहासिक, दूसरा कौन-सा? आद्य ऐतिहासिक, तीसरा कौन-सा? ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में क्या हुआ? लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसको पढ़ा भी नहीं गया, क्योंकि लिखित नहीं था। पता कैसे चला? पूरा अवशेष से, अवशेष जो मिले थे। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक में क्या हुआ? लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तीसरा कौन-सा हुआ? तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है? ओके स्टूडेंट्स? हेलो? सर हिलाओ। हाँ करो। हाँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ कर दो बस ठीक है, हाँ, सही है। कहाँ तक लिखते रहोगे? तो एक आइडिया दिया हमने। अब जैसे ही ये शुरू करेंगे हम, तो अब आपका स्टार्ट होगा जैसे प्रागैतिहासिक में। अब हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक की बात करेंगे, ठीक है ना? जब चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें लिखित साक्ष्य भी नहीं है, पढ़ भी नहीं पाएँगे। तो आप जानोगे ना इसमें क्या होगा? आदिमानव होंगे, अ, घूम रहे, नंगे घूम रहे हैं, कोई होश नहीं, बस चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं पहनना है, नहीं पहनना है, हैं? कोई मतलब नहीं है। तो सब वैसे ही थे। भाई जैसा देश वैसा भेष। अब हम लोग का भेष अलग है। अब इस समय तुम लोग घूम पाओगे? नहीं। लेकिन आदिमानव में सब वही थे, सब जानवर ही थे, वैसे ही चलते थे। उनको यहाँ तक कि अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे उसी में तो ज़्यादा ज्ञान ही नहीं है। जानवर को मार के खा जाते थे,
है ना? कृषि वगैरह का उनको ज्ञान नहीं था, तो जो मिलता था वही। तो जैसे हम लोग प्रागैतिहासिक में जब हम पाषाण युग की बात करेंगे, तो उसमें कुछ कालखंड आएँगे प्रागैतिहासिक में। अब देखो आगे की मत सोचना, 3 कालखंड हमने बता दिए हैं, अब उसके बाद सबसे पहला जो शुरू होगा वो प्रागैतिहासिक का शुरू होगा। तो प्रागैतिहासिक में भी कुछ है डिवीज़न, जिसमें पहला आएगा पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक में पाषाण काल है। पाषाण काल में भी कौन आएगा? पूरा पाषाण काल। पूरा से मतलब समझ गए सब लोग? प्राचीन। पूरा पाषाण काल के बाद आएगा मध्य पाषाण काल। फिर मध्य पाषाण काल के बाद आएगा नव पाषाण काल। ये प्रागैतिहासिक की बात हो रही है। प्रागैतिहासिक में पाषाण युग जो चल रहा है, उसमें 3 की बात होगी। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और एक चौथा आएगा ताम्र पाषाण काल। कन्फ्यूजन नहीं होना, पहले 3 कालखंड थे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर प्रागैतिहासिक में हम लोग मुख्यतः 4 की बात करेंगे। एक है तो 3, लेकिन उसमें एक ताम्र पाषाण काल की भी हम बात करेंगे। तो उसमें एक पहला आएगा पूरा पाषाण काल, दूसरा आएगा आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा आएगा आपका नव पाषाण काल। अब देखो कहीं-कहीं स्टूडेंट नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल मिलेगा। आपको हमने उत्तर का मतलब पहले ही समझा दिया, बाद का, जहाँ पर भी आएगा। तो यानी पूरा पहले का, मध्य बीच का, उत्तर पाषाण काल बाद का या नव पाषाण काल। और फिर उसी में आपका आ जाएगा ताम्र पाषाण काल, जहाँ से तांबे की चीज़ें शुरू हो जाएँगी। तो पहले जो पूरा पाषाण काल है ना, पूरा पाषाण काल बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है ना? खानाबदोश जीवन है, सुनना तुरंत याद हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पूरा पाषाण काल में। मेन आएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हम बता दें, अगर आपको प्रागैतिहासिक में पाषाण काल में पढ़ना है ना, तो नवपाषाण काल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को याद करना है मेन। क्योंकि मेन जगह जो है वो नवपाषाण काल की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा पाषाण काल में क्यों? क्योंकि खानाबदोश जीवन था, सब घूमते रहते थे, आखेट करते थे। खानाबदोश समझते हो? तो खानाबदोश का मतलब जो एक जगह रहकर नहीं करते, बस घूम करके जहाँ खाना मिल गया वो ये। दूसरा स्थायी निवास नहीं था, कहीं रहते नहीं थे, घूमते रहते थे, तो उसी को खानाबदोश कहा जाता है, ठीक है? और खाना लेना। खाद्य संग्राहक मतलब समझते हो? खाने को इकट्ठा करना। आखेटक, आखेट करना। मतलब एक सबसे बड़े अगर याद करने का तरीका बताए ना, तो सबसे पहली चीज़ समझ लो, जहाँ पर कृषि होगी, ध्यान से सुनना आप इस चीज़ को, जहाँ पर खेती होगी, अगर आप खेती करना शुरू कर दें, फसल उगाना शुरू कर दें, तो आपको स्थायी निवास बनाना होगा। हाँ या ना? अगर आप खेती करेंगे, तो आपको स्थायी निवास बनाना पड़ेगा। आप घूम-घूम के नहीं कर सकते। गाँव में खेत है, इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं। एक दिन क्लास कर रहे हैं, दूसरे दिन आके खेती देख के जा रहे हैं। ऐसे होगा क्या? ऐसे खेती नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात, जहाँ पे कृषि शुरू हो जाएगी, वहीं से स्थायी निवास शुरू हो जाएगा। और स्थायी निवास शुरू होगा नवपाषाण काल में, क्योंकि कृषि शुरू होगी नवपाषाण काल में मुख्यतः, जो खाद्यान्न होंगे। तो उसके पहले कृषि की ज़्यादा बात ही नहीं हो रही। पूरा पाषाण काल में कृषि की बात ही नहीं हो रही। मध्य पाषाण काल में भी कृषि की ज़्यादा बात नहीं हो रही। स्थायी निवास बना ही नहीं रहे लोग, घर नहीं बना रहे, घूम रहे हैं। तो घूम का मतलब खानाबदोश जीवन। चल रहे हैं, जहाँ जानवर मिला मार के खा गए। अखेट अखेटक कह सकते हो। खाद्य संग्राहक, एक मोटो समझो, 2 चीज़ें बताते हैं। आप लोग बताओ, धन संग्राहक हो या खाद्य संग्राहक हो? लिख के बताओ ज़रा हमें, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लोग खाद्य संग्राहक हो या धन संग्राहक? हम लोग खाद्य संग्राहक हैं। अच्छा। कोई धन संग्राहक नहीं है? बेटा अभी हम लोग दोनों मतलब थोड़ा-थोड़ा कह लो, धन भी ज़रूरत है और खाने की भी ज़रूरत है। अब कुछ तो कह रहे होंगे, सर मुझे धन ही दे दो सर 2 करोड़, जब ये एक ने लिखा था ना, एक ने लिखा था सर, मुझे तो पैसा चाहिए खाली। तो पैसा लेकर के जी जाओगे? तो पैसा दे 2 करोड़, खाना मत खाना, है ना? तो कहने का मतलब ये था बस केवल कि खाद्य संग्राहक थे उस समय के लोग, क्योंकि उनको खाना ही मेन था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो खाद्य संग्राहक ही मेन था, खाने वगैरह को। इवन जब ये चलते थे ना, कहीं इधर-उधर जाते थे, तो जो बुजुर्ग लोग हो जाते थे ना, उनको भी साथ ले जाते थे। अब सोचो बुजुर्ग लोग को क्यों ले जाते होंगे? मान लो कहीं बंजर जगह मिल के जानवर है ना मिले,
तो ये तो पहले से मर रहे हैं, इन्हीं को निपटा देंगे। ऐसा जीवन था। आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या? बिल्कुल, जो मिल जाता था उसको खा जाते थे। कृषि वगैरह का ज्ञान ही नहीं था, फसल वगैरह के बारे में कुछ था ही नहीं। तो मेनली ये लोग मांसाहारी मांस वगैरह पे ही डिपेंड करते थे। अब क्योंकि जानवर को मारना है तो हथियार की जरूरत तो पड़ेगी ना, भाई जानवर को मारने के लिए हथियार की जरूरत तो पड़ेगी। इसलिए इन लोगों ने हथियार बनाए। और क्योंकि किसी धातु का ज्ञान नहीं था इनको, लोहे, कांसा, तांबा का उतना ज्ञान नहीं था पूरा पाषाण काल में। जब इनको उसका ज्ञान नहीं था तो इन लोगों ने पत्थरों के हथियार बनाए। तो पत्थर को ही यूज करने लग गए थे ये लोग। तो उसी से जो भी हथियार बन सकता था, उस पत्थर के अवशेष से ही पता चल रहा है कि ये लोग आखेटक रहे होंगे। ठीक है, जानवर को मारते रहे होंगे। औजार बहुत अच्छे औजार तो नहीं थे कि जैसे इस समय के कुल्हाड़ी रहा होगा। बस वो पत्थर टाइप के रहते, फेंक के मार दिए। बड़ा सा पत्थर उठाए, मार दिए, हिरन खत्म। गए उठा के ले आए, खा ली। तो कुछ अवशेष थे, उससे इन लोग को पता चलता था। तो जो पूरा पाषाण काल था, सबसे पहले आदिमानव लोग, तो उस समय जो था आपका, उसमें आखेटक, खाने पे मेन जोर था इनका, खाद्य संग्राहक। ठीक है। और उसी समय एक और चीज चल रहा था, खाना बदोश तो था ही, असभ्य मानव कह लो। कैसे मानव? असभ्य मानव, क्योंकि कोई भी ज्ञान नहीं था। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? देखो, मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो मानव है, असभ्य मानव, वो अफ्रीका में ही आए थे। ठीक है, तो असभ्य जाति जो भी थी, असभ्य थे, तो वो अफ्रीका में थे, मानव जाति का। अच्छा, किसी ने लिखा है कि सर आग की खोज नवपाषाण काल में हुई। देखो बेटा, आग की खोज जो नवपाषाण काल में, इसको दो तरीके से समझो। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान हो गया। पूरा पाषाण काल में तीन डिवीजन है जो आप लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि वो जरूरी नहीं है। देखो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीन हमने बताए। पूरा पाषाण काल में तीन डिवीजन है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य और, तो उसका डिस्कशन हम करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पूरा पाषाण में ज्ञान तो हो गया था, उपयोग नहीं कर पा रहे थे। देखो ध्यान से समझना, ज्ञान इनको होना शुरू हो गया था। जो पूरा पाषाण का तीसरा पार्ट था, उसमें ज्ञान होना शुरू हो गया था, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई पुस्तक में क्या होता है कि वो आग की खोज को नवपाषाण काल लिखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखने का मतलब ये होता है नवपाषाण काल में, कि असल में आग का वो पूरी तरह से उपयोग करने लग गए थे। मतलब उपयोग का मतलब समझते हो कि क्या करना है इस आग का? केवल खाना ही नहीं बनाना है, आग का उपयोग कई जगह हो सकता है, कई सारी चीजों में। तो एक्चुअल में जो मेन उपयोग हुआ है वो नवपाषाण काल में जाके हुआ है। लेकिन अगर हम केवल ज्ञान की बात करें, या जो की स्टार्टिंग, तो वो आपके पूरा पाषाण काल से शुरू हो गया था। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि जब जानवर मारने लगोगे तो कच्चा खाते खाते तुम परेशान हो जाओगे। तो पत्थर को रगड़ कर ही, आपने अगर ध्यान दिया हो तो पत्थर को रगड़ के ही आग उत्पन्न करना सीखे थे लोग। तो पाषाण काल में चीजें शुरू हो गई थी, है ना? तो जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, गलत नहीं है, आप इस चीज को मत समझना। आप बस ये समझो कि ज्ञान होना इनको पूरा पाषाण काल में शुरू हो गया था। ठीक है, तो आग की खोज का श्रेय जाता है, लेकिन कई लोग आग की खोज नव पाषाण काल क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसका उपयोग जो है वो नव पाषाण काल माना जाता है। ठीक है, आई होप कि जिन्होंने ये लिखा है उसको समझ में आ गया होगा, है ना, ये क्वेश्चन जिन्होंने लिखा है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है। देखो, जब अच्छा पेपर होगा ना, जब अच्छा पेपर होगा, मतलब जो स्टेट लेवल पे होते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करता। वो ये नहीं पूछेगा आपकी खोज, वो आपसे कहेगा कि मुख्य रूप से आग का उपयोग होना किस कालखंड में शुरू हुआ। क्वेश्चन ऐसे होगा। तो आप कहोगे नौ पाषाण काल में मुख्य रूप से आग का उपयोग होना शुरू हुआ, जहां पे चीजें बहुत क्लियर हो गई थी, कृषि होने लग गई थी, पशुपालन होने लगा था, तो आग का खोज का उपयोग अच्छे तरीके से होने लगा था। ठीक है, तो गलत नहीं है, आग की स्टार्टिंग आपकी पूरा पाषाण से हो गई थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, थोड़ा सा बस बताया आपको कि पूरा पाषाण काल में मुख्य लोग कौन से थे। खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे, बड़े 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 हथियार तो नहीं कहोगे, पत्थर वगैरह यूज करते थे, उसी से बनाते थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में जब आओगे ना, थोड़ा सा आइडिया देते, पशुपालन। देखो दो तीन चीजें अभी बता के जा रहे हैं जिससे याद रहे अभी माइंड में। ठीक है, पहला, जो पूरा पाषाण काल था उसमें कैसे लोग थे? आदिमानव टाइप के लोग थे, असभ्य मानव थे, खाद्य संग्राहक थे, जानवर को मार के खाते थे, आखेटक थे। ठीक है, आग का खोज वैसे कर लिए थे लेकिन पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे, असभ्य मानव थे। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ी उपलब्धि में जब आओगे ना, तो इसमें
पशुपालन शुरू हो गया था, पशुपालन, पशुपालन स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने, मध्य पाषाण काल में, जाकर पशुपालन शुरू हो गया था। नवपाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कृषि शुरू हो जाएगी, खाद्यान्न, जौ, चावल, गेहूँ, ये सब शुरू हो जाएगा, पहिए की खोज हो जाएगी, ठीक है? आग का भरपूर उपयोग होने लग जाएगा, जगह के नाम याद करने होंगे। अब हम जगह के नाम आज नहीं बताएँगे, ठीक है? बस छोटा-सा पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे कृषि का, खाद्यान्नों का जो मेन उपयोग है, वो खाद्यान्न कहाँ उगाए जाने शुरू हुए? नवपाषाण काल में। पशुपालन की स्टार्टिंग कहाँ से हो गई? मध्य पाषाण काल, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछेंगे, स्थायी निवास जो है, स्थायी निवास कब शुरू होने लगेगा? स्थायी निवास कब शुरू होगा? कालखंड नहीं पूछ रहे, कौन सी ऐसी स्थिति में स्थायी निवास बनाना ज़रूरी है? हुँ, जब आप कृषि शुरू कर देंगे, पशुपालन शुरू कर देंगे। भई देखो, बड़े तेज़ लोग, थोड़ा धीरे-धीरे समझे ये लोग, लेकिन कुछ चीज़ें थी। जब असल में क्या था ना, अब कहानी तो बहुत है, हिस्ट्री चलेगी तो चलती रहेगी, अब हम लंबा नहीं खींच सकते। जब वहाँ से कबीलों के लोग के बीच जो मध्य एशिया था, वहाँ से जब लड़ाई हुई, तो वहाँ से इन लोगों को मार के भगाया गया। तो ये जो पाकिस्तान का एरिया था, इस तरफ ये लोग आए। हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की, मेहरगढ़ जगह है, जहाँ कृषि वगैरह शुरू हुई थी। तो रेगिस्तानी इलाका था उस समय, जब पाकिस्तान के समय आया, पाकिस्तान की तरफ आए, जब लड़ाई वगैरह आई, तो जानवर पे बेच थे ये लोग। तो ऐसे ही कुछ मिल नहीं रहा था रेगिस्तान में। तो सर वगैरह पटकते रहते थे इधर-उधर, क्या मिले, क्या खाएँ, जानवर खिलाओ। तो थोड़े बहुत बीज वगैरह इनको दिखाई दिए, या गुड-गुड टाइप का लगा इन्हें, रेगिस्तान टाइप। खनते गए उसको, तो उनको लगा कि अच्छा कुछ पौधा टाइप का कुछ समझ में आया, तो उनको कुछ समझ में आया कि अच्छा ये कुछ है। तो तुरंत नहीं हुआ, धीरे-धीरे उनको ज्ञान हुआ कि ऐसा ही है, तो बीज वगैरह कुछ मिले, उसको इधर-उधर फेंका उन्होंने। मेहरगढ़ जगह है पाकिस्तान में, मेहरगढ़। सुलेमान और पीरथल की पहाड़ियाँ हैं मेहरगढ़ में, जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले, 6500 ईसा पूर्व। बट आगे चलकर हम बताएँगे, इस मत को भी थोड़ा-सा खारिज कर दिया गया, जब नवीनतम खोज हुई। लेकिन हम लोग क्योंकि क्रम से पढ़ेंगे, इसलिए सबसे पहले मेहरगढ़ माना जाता है पाकिस्तान के पास, जहाँ से कृषि शुरू हुई थी। तो कृषि शुरू किया इन्होंने, तो वहाँ पर फिर वो कृषि के, क्योंकि खाद्यान्न बनाने लगे थे, तो स्थायी निवास की ज़रूरत पड़ गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य ने सबसे पहले स्थायी निवास बनाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ जो जगह है, जहाँ कृषि का साक्ष्य मिला है, यही याद करने का तरीका है। जहाँ पे कृषि का साक्ष्य मिला है, वहीं से स्थायी निवास का प्रमाण मिला है। तो उन्होंने कृषि शुरू करी, वहीं पशुपालन शुरू किया, तो वहीं पे उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया, मेहरगढ़ में, पाकिस्तान में, जो सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ। फिर धीरे-धीरे चीज़ें आगे आएँगी। क्लियर हुआ सबको? ठीक है? ओके। तो आज की क्लास हम बंद करते हैं अभी आपको, है ना? 2 मिनट और लेंगे बस, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी होगी। ज़रा एक चीज़ बस लास्ट में करते हैं, फिर हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे स्टूडेंट। कोई डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं हमें। देखो, एक स्क्रीन शेयर की है, ज़रा देखो, स्क्रीन शेयर की है हमने। एवरीवन, क्या स्क्रीन दिख रही है? ओके। मैप दिख रहा होगा, इंडिया का मैप दिख रहा होगा। ठीक है, ज़रा आप इस पे ध्यान देना, ठीक है? बस इसी को करके हम क्लास खत्म कर रहे हैं। ये जो आपको ये कुछ दिख रहा है, नवपाषाण के स्थल, इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी है, ठीक है ना? बस एक आइडिया दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आपसे। देखो, मेहरगढ़ दिख रहा होगा इसमें, मेहरगढ़ दिख रहा होगा, पाकिस्तान वाला जो एरिया है, मेहरगढ़ दिख रहा होगा, ठीक है ना? ये है सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो हैं, वो पड़ती हैं, वही मेहरगढ़ की जगह उस साइड पड़ता है, ठीक है? ऊपर एक बुर्ज होम दिख रहा होगा, बुर्ज होम, कश्मीर वाले पार्ट में, जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट में एक बुर्ज होम जगह दिख रही होगी। यस या नो? ठीक है, बुर्ज होम दिख रहा है सबको, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर इधर एक देखो, कोलडीवा दिख रहा होगा, और एक चिरांद दिख रहा होगा, ठीक है ना? अगर मैप अच्छे से याद है आपको इंडिया का, जगह का नाम, तो आप तुरंत बता देंगे कि कहाँ का है। चिरांद जानते हो कहाँ पर है? कौन से राज्य में है चिरांद? मैप के अकॉर्डिंग ये चिरांद कौन से राज्य में पड़ रहा है? बिहार। वेरी गुड। और जो कोलडीवा है, कोलडीवा,
यूपी। बुर्ज होम से क्या पता चल रहा है ये कौन से राज्य में है? यस। तो देखो कुछ तो नाम क्लियर हो गए। मेहरगढ़ जो पड़ रहा है वो आपका पाकिस्तान की तरफ पड़ रहा है, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है, कोल्डिहवा यूपी में है, और चिरांद जो है बिहार में। धीरे धीरे हम और जगहों की बात करेंगे आपसे। तो मेहरगढ़ जो कृषि वाला मेन स्थान है, यही वो जगह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेहरगढ़ वाला जगह। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे दिए गए हैं, काफी सारी चीजें शुरू हुई हैं वहां से। और बुर्ज होम क्यों प्रसिद्ध है? बुर्ज होम असल में यहाँ पर गर्त आवास मिले हैं। और गर्त आवास का मतलब होता है कि गड्ढे बनाकर रहना। मतलब गड्ढे बना करके वो लोग घर बना के रहते थे, तो गर्त आवास बोला जाता था बुर्ज होम में। ठीक है। कंकाल भी मिला है, या समाधान कहते हैं, जिसमें आदमी के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, वो मिलता है बुर्ज होम से। हम बताएंगे आपको आगे। कोल्डिहवा इंपॉर्टेंट है, यूपी में चावल के साथ मिले हैं यहाँ पर कोल्डिहवा में। ठीक है। और चिरांद जो है बिहार में, ये सींग, हिरण हिरण के जो सींग है उसके उपकरण बनाए जाते हैं। तो चिरांद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हिरण के जो सींग वगैरह थे उससे उपकरण बनाए जाते थे। कोल्डिहवा इंपॉर्टेंट है। कोल्डिहवा यूपी में पड़ता है, आपका इलाहाबाद के पास में। तो बेलन घाटी एरिया है, वहां पर पड़ता है कोल्डिहवा। तो कोल्डिहवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी मिली थी, तो वहां पर ये चावल के साक्ष्य मिले हैं। और बुर्ज होम में गर्त आवास मिला है, गड्ढे बनाकर रहने का। यहीं से कंकाल भी मिले हैं, जिसमें 100 जो कब्र थी उसमें आदमी के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। मेहरगढ़ मेन जगह है जहाँ स्थायी निवास मिला है, कृषि वगैरह मिला है। ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे, अभी एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हेलो एवरीवन। ठीक है। तो जगह के नाम याद हुए? 4 जगह हमने आपको बताया अभी आषाढ़ काल में, ठीक है ना। एक नाम है आपका मेहरगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के एरिया में पड़ रहा है, बलूचिस्तान एरिया पड़ता है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां पड़ती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कृषि का साथ यहीं से शुरू हुआ है। पशुपालन तो खैर कई जगह से मिला है, आदमगढ़ और बागौर से मिला है। मेहरगढ़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आगे हम चल के बताएंगे। कृषि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज, स्थायी निवास के प्रमाण मिलने शुरू हो जाएंगे। गेहूं का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से ही। बुर्ज होम जो आपने देखा है ऊपर जम्मू कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है। अ, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर 100 में कुत्ते के साथ, मतलब मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है? बुर्ज होम में मिला है। ठीक है वो। और जम्मू कश्मीर में जो गर्त आवास बना के रहा जाता है, गड्ढे में बनाकर गड्ढा खन लेते थे और उसमें रहते थे, जिससे आंधी वगैरह आए तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो उसको गर्त आवास कहते थे, गड्ढे में बनाकर रहना। कोल्डिहवा चावल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी डाउट आएगा आपके आगे चल करके, जब हम एक और पॉइंट बताएंगे, लहुरा देव वगैरह जगह बताएंगे। तो कोल्डिहवा ध्यान रखिएगा, अभी चावल का साक्ष्य मिला है, लेकिन ये आगे चल करके दूसरा जगह मिल जाएगा, लहुरा देव हो जाएगा। लेकिन कब होगा वो हम बताएंगे आपको। तो कोल्डिहवा है, 6500 ईसा पूर्व में इसका साक्ष्य मिला है। और चिरांद है। ऐसे कई सारे जगह हैं, दमदमा है। ठीक है। फिर महदहा है, सराय नाहर राय है। अब एक साथ करोगे तो कंफ्यूजन होगा। अभी 4 नाम याद हो गए सबको? 4 नाम याद हो गए जो मेन जगह है? एक कौन सा है? चिरांद, बिहार वाले एरिया में, सारण जिला पड़ता है। अगर कोई बिहार का होगा तो जानता होगा। दूसरा, अ, जो कोल्डिवा है, यूपी इलाहाबाद के पास पड़ता है, बेलन घाटी एरिया पड़ता है। जम्मू कश्मीर, ये श्रीनगर से लगभग काफी दूर है, जम्मू कश्मीर एरिया कहते हैं हम इसको। तो वहां पर, और मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान। तो हमें लगता है कि कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी आज, बेसिक एक आइडिया। क्लास थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। हिस्ट्री की बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं कर पाएंगे। 1 घंटे सफिशियंट है आपका, अगर ध्यान से सुनोगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास लेना बोरिंग हो जाएगा। क्योंकि आप जो नए स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे वो जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इससे। अब हम पढ़े हैं, हमको बड़ा मजा आ रहा है। हम तो अभी कहानी सुनाने लग जाए, हमको तो लग रहा है बस शुरू हो जाए, हम शाम तक चलते रहे, बताते रहे तुम लोग को, यहाँ यहाँ इस जगह में चलो, जम्मू कश्मीर चलो, सब बताते रहे। बैठे हैं आराम से। ठीक है। सुहाना मौसम है, बस कोई साथ में नहीं है तो कोई बात नहीं, बोरियत हमें भी हो रही है। ठीक है। तो चलो, ऐसे ही जोक था। क्लियर हुआ सभी को? तो आज कुछ आइडिया मिला सभी को? थोड़ा बहुत आइडिया मिला, एक इंट्रोडक्शन कि क्या प्राचीन इतिहास में है, कैसे है। ठीक है ना। हम आपको अभी शेयर कर दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, जो नोट्स है जितना आज का है। ठीक है। नोट्स आज ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लियर है? आज का आज बना लेना पूरा नोट्स। कल हम लोग जब शुरू करेंगे तो पूरा पाषाण काल को पूरा एक विधिवत देखेंगे। तो ध्यान रखना है, फिर एक एक का डिस्कस करेंगे। क्लियर है? क्लास सही है? ठीक है, चीजें क्लियर चल रही हैं?
ऐसी क्लास अभी जब तक ऑफलाइन नहीं शुरू हो रहा तब तक ऐसे क्लास क्लियर रहेगा आप लोग को? समझ में आ रहा है? बोर्ड की उतनी ज़रूरत तो नहीं है ना? ठीक है, देखो बोर्ड में एक और दिक्कत हो जाएगी, टाइम जाएगा, समझ नहीं रहे हो, है ना? टाइम भी जाएगा, बहुत जल्दी चीज़ें होंगी नहीं और बार-बार डिस्ट्रैक्शन इसलिए होगा, बार-बार हम अभी इस तरफ आ रहे हैं, जब ऑनलाइन होता है सामने होते हो तुम, अरे ऑफलाइन जब होगा तो जब सामने होगे, एकदम बैठे होगे, तब बोर्ड में मज़ा आएगा, तब बहुत समझ में आता है ना? यहाँ हम बोर्ड को देखते हैं, कैमरा को देखते हैं, चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं और हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हर समय बोर्ड पे भी हम बहुत लिखेंगे नहीं, आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि हिस्ट्री में हम बस रीजनिंग की तरह लिखते जाएँगे, ऐसा होगा नहीं। हिस्ट्री में कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगी वही लिखी जाएँगी, बाकी कहानी ही चलेगी, बस सब नज़रों में रहेंगे सब, कौन हँस रहा है, कौन गा रहा है, कौन बात कर रहा है, यही चलेगा कहानी, फिर हिस्ट्री बताई जाएगी फिर क्या होगा और हिस्ट्री से फिर वर्तमान बताया जाएगा कि किस चीज़ में जाओगे तुम लोग। तो ध्यान रखना है सबको, ठीक है? क्लियर है? अगर क्लास ठीक-ठाक थी हैंड्स अप करो जल्दी से, करो हैंड्स अप जल्दी से सभी, नाम पढ़ें ज़रा। सब गायब होते जा रहा है सर, सर लंबी क्लास हो गई है लग रहा है इसकी। देखो ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा? भैया जब सरकार कहेगी, हैं ऑफलाइन कब होगा? जब सरकार कहेगी, है जी? नहीं तो कोचिंग बंद हो जाएगी फिर जाते ही। एक ठो नोटिस आएगा, बाहर चिपक जाएगा। तो ध्यान रखना जब सरकार कहेगी तभी ऐसा होगा। हुँ। अभी आप लोग की क्लास भी है क्या 11 बजे से? आज क्लास नहीं है ना? 11 बजे से नहीं है ना क्लास? ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्लास अब हम खत्म ही कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा। अ, क्या तुम लोगों ने हैंड्स अप किया? नो सर, क्या लिख रहे हो नो सर? अच्छा क्लास नहीं है नो सर, आ जाओ आप इवनिंग में। ठीक है, आपका क्लास डेली होगा ना सचिता? हाँ, कोशिश करेंगे, बिल्कुल डेली होगा। बढ़िया अच्छी जगह हम इसीलिए बैठे हैं, शांति का माहौल है, मंदिर है अच्छे में, बहुत सुकून है, ठीक है? हाँ, घंटी की आवाज़ सुनाई दी होगी, सुनाई दी थी बीच में? घंटी की आवाज़ सुनाई दी थी? नहीं सुनाई दी, तुम लोग के कान, घंटी की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही है बताओ। डेली होगा, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है सर, क्लियर, थैंक यू सर, क्लियर है, यस सर, ठीक है। तो आज जितना पढ़ाया उसका कुछ बहुत दिमाग में गया बिना कुछ लिखे गया? सर हिलाओ, अरे सर हिलाओगे? हाँ, ठीक है। तो ओके, आज थैंक यू करें? तो ये टाइम ठीक है ना 9 से 10 सूटेबल है? 9 टू 10 ठीक है? तो अभी इंट्रोडक्शन था, कल से और मज़ा आएगा, ठीक है? कल जब कनेक्ट करेंगे हिस्ट्री जब कहानी के रूप में पूरा जगह मैप से पढ़ाएँगे, परेशान मत हो, मैप रहेगा साथ में, ठीक है? ऑनलाइन में एक फ़ायदा ये भी है देखो, देखो कितनी बड़ी फ़ायदे हैं। अब ये मैप हम कैसे बनाते बोर्ड पे बताओ दिखा बनाते समथिंग करते। तो अभी कुछ फ़ायदा भी है। मैप सामने रहेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, समझाते चलेंगे। ठीक है ना? तो कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा। सबके अपने-अपने फ़ायदे हैं, ठीक है? परेशान मत हो, ऑनलाइन के अपने फ़ायदे हैं, ऑफ़लाइन के अपने फ़ायदे हैं। ऑफ़लाइन में सामने रहोगे, मज़ा आएगा, अच्छी बात है। देख भी सकेंगे आप लोग हँस रहे हो, गा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना? इस समय तो 2-4 लोग को देख पा रहे हैं, फिर बाद में इधर-उधर करना पड़ता है, ना कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, वो मुस्कुरा रहे हैं सब, वाह! अरे राजरानी तुम भी ऐड हो क्या? बहुत सही, कितना होनहार बच्चा है देखो, हैं? सभी हैं। मोहम्मद इरफान, बहुत सही इरफान जी। अरे गजब चमक है भाई, एकदम मुस्कुरा रहा है। संदीप तिवारी, देखो अब सबके नाम तो नहीं ले सकते, है ना? बट काफ़ी है, ये हर्षवर्धन। हाँ, तुम फ़ोटो में मुस्कुराते रहना, वीडियो ना दिखाना हर्षवर्धन, ठीक है ना? हाँ, तुम लोग को हम अच्छे से पहचानते हैं, नीचे क्लास हो रही थी ना आईआरटी वाले में। हाँ, तुम लोग की मुस्कुराहट फ़ोटो लगा रहे हैं। फैज़ आलम, ठीक है। हाँ, दिख गए हर्षवर्धन, दिख गए, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज की चीज़ें क्लियर हैं स्टूडेंट? तो आपको हम व्हाट्सएप कर रहे हैं, ठीक है? जो चीज़ें थी उसको हम व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। नोट्स आज बना लेना, ठीक है? कोई डाउट आएगा देखो एक और चीज़, जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना, पेशेंस रखना, ठीक है ना? जैसे ही हम कह दें कि आपका पाषाण काल खत्म हो गया, हम बताएँगे आपको।
आपका डाउट वैसे ही खत्म हो जाएगा। इतने सीक्वेंस में पढ़ोगे ना कि वो सोचते-सोचते सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। और लास्ट में एक टेस्ट होगा पाषाण काल का, जैसे ही खत्म होगा पाषाण काल का होगा। कोशिश करेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी हमें पेपर बनाने में इस समय, लेकिन हम आपको वो देंगे क्लास के बाद। हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर बस बोलते हैं, बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादा चीज़ें बनी हुई हैं। ये हम तुरंत आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो डाउट वैसे भी नहीं रह जाएगा आपको, परेशान मत होना, जैसे ही पाषाण काल खत्म होगा। लेकिन जब तक पाषाण काल खत्म नहीं होगा, ये मत सोचना सर ये वो सर, क्योंकि होता है, बीच-बीच में क्वेश्चन आते रहते हैं। और हिस्ट्री ऐसी है ना कि कन्फ्यूजन बहुत होगा। कोशिश करना है किताब पढ़ने की। अच्छा, अगर क्वेश्चन वगैरह पढ़ने हो, एक बुक आती है घटनाचक्र। घटनाचक्र आती है बुक। अ, प्राचीन अगर इतिहास पढ़ना है, तो प्राचीन इतिहास के लिए हम घटनाचक्र को बेस्ट मानते हैं, जो प्राचीन इतिहास है। आगे के लिए तो कई सारी बुकें हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन जो प्राचीन इतिहास पढ़ना हो अगर किसी को, तो प्राचीन इतिहास की घटनाचक्र आती है हिस्ट्री की, शायद अलग से नहीं आती, एक साथ आती है घटनाचक्र। वो बेस्ट बुक है आपके प्राचीन इतिहास याद करने के लिए, ठीक है? इवन तुम स्टेट एग्ज़ाम को भी उसमें दे सकते हो। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तो स्टेट एग्ज़ाम में नहीं दे पाओगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर आप निकाल लोगे। तो जो भी है उसके लिए प्राचीन इतिहास के लिए घटनाचक्र बेस्ट बुक है। उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी है, पेपर्स भी बहुत सारे हैं। जो टीचर पेपर भी बनाते हैं, जो टेस्ट पेपर वगैरह, उसमें मोस्टली क्वेश्चन घटनाचक्र के आपको मिल जाएँगे। तो अगर आपको थोड़ा-सा स्टडी करना भी है ना, तो आप एक घटनाचक्र ले सकते हो, प्राचीन इतिहास पढ़ने के लिए। समझ गए सभी लोग? अगर सेल्फ स्टडी भी करनी है किसी को, तो आपको प्राचीन इतिहास अगर पढ़ना है, उसके लिए हम बता रहे हैं, तो आप घटनाचक्र ले सकते हो उसमें, ठीक है? अच्छे-अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज की क्लास खत्म करें सभी को, ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट। चलिए, ओके, कल मिलते हैं फिर। अपना ध्यान रखना सभी लोग। आज दाढ़ी बढ़ी हुई लग रही है, दाढ़ी में सही लग रहा है नहीं? हैं? तो देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे देवदास बन गए हैं। क्या बताएँ, तुम लोग की याद में देवदास बन ही गए हैं। कोई मिल ही नहीं रहा है, क्या कहें बताओ, है ना? ऐसे ही जोक है, हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ाई जाती है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं है, अभी आगे बढ़ने तो दो। हाँ, चलो खत्म करते हैं क्लास, ठीक है? डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक करते हैं, ओके, एवरीवन।